हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एकलव्य स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है हिमांशु सिंह। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th की जो ज्योग्राफी का सिलेबस हमने मिड टर्म के लिए कंप्लीट किया है, उससे रिलेटेड, इन चैप्टर से रिलेटेड इनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में। ठीक है, और इस वीडियो में जो हमारी बुक 1 है उसके बारे में बात करेंगे और दोनों बुक को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उनको अलग अलग वीडियोज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बुक 1 है उसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम उनको करेंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास 11th ESP। तो यहाँ पर आपको जितने PDF नोट्स हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे, वो भी फ्री में। अगर आपको डिटेल नोट्स चाहिए, MCQs चाहिए, थ्योरीज चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं eklavyastudypoint.com। यहाँ पर क्लास 11th के फोल्डर में जाकर, सेक्शन में जाकर जो जियोग्राफी का सेक्शन आएगा, तो क्लास 11th का वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो इसको एक बार ज़रूर विजिट करें अगर आपको और ज़्यादा मटेरियल चाहिए। ठीक है, अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी का जितना सिलेबस है वो हमने कंप्लीट कर दिया, जितने भी 10 चैप्टर आ रहे हैं। तो इसकी जो प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको डिटेल्ड समरी चाहिए हर चैप्टर की, तो आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर हम मिड टर्म के बारे में बात करते हैं, बुक 1 से कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर आ रहा है भूगोल एक विषय के रूप में। सेकंड चैप्टर पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। थर्ड चैप्टर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। चौथा चैप्टर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप और महासागरों का वितरण। फिर जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होते हैं उनके बारे में, और जो भूआकृतियाँ होती हैं उनका विकास किस तरीके से होता है। चैप्टर नंबर 7 है वायुमंडल का संगठन और संरचना। तो ये जो 7 चैप्टर हैं वो हमारे मिड टर्म में आ रहे हैं बुक 1 से। ठीक है, तो इन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम चैप्टर 1 की बात करते हैं तो वो है भूगोल एक विषय के रूप में। तो इसमें हम बात करेंगे कि जो भूगोल होता है वो किस तरीके से स्टार्ट होता है और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, भूगोल का विभाजन किस तरीके से किया जाता है। तो भूगोल जो होता है उसका विभाजन 2 तरीके से किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है भौतिक भूगोल, दूसरा होता है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में हम हमारा जो भौतिक पर्यावरण है उसको समझते हैं, और मानव भूगोल में हम मानव को ध्यान में रखकर, मानव को केंद्र में रखकर उससे संबंधित जितने भी पक्ष होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं की बात करते हैं तो हमारा यही क्वेश्चन है। तो इसकी जो 4 प्रमुख शाखाएं हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे पहले भूआकृतिक विज्ञान आता है, दूसरा है जलवायु विज्ञान, तीसरा है जल विज्ञान, और जो चौथे नंबर पर आता है वो है मृदा विज्ञान। ठीक है, तो अब अगर एक एक करके हम इनकी बात करते हैं तो भूआकृतिक विज्ञान में वो चीज़ें आती हैं जो हमें पृथ्वी के धरातल पर देखने को मिलती हैं, जिसमें पहाड़, पर्वत, पठार, मैदान, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये स्थलाकृतियाँ होती हैं, वो पाई जाती, उनका अध्ययन किया जाता है। तो भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रारूप होते हैं, जिसमें महाद्वीप होते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, नदी, घाटी, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। अगर हम जलवायु विज्ञान की बात करते हैं तो यहाँ पर मौसम, जलवायु से संबंधित जो अध्ययन होता है वो किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत की जाती हैं। फिर जल विज्ञान आता है, तो इसमें हम महासागर, नदी, झील, जो ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वाटर वेपर होता है, तो इनका प्रकृति और मानव के साथ में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, इनकी क्या भूमिका होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसकी स्टडी की जाती है। मृदा भूगोल में हम मृदा के निर्माण की जो प्रक्रियाएँ होती हैं उसको समझते हैं, उनका उनका जो निर्माण होता है उसकी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कुछ जो कारक होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, और उनका जो वितरण हो रखा है वो किस प्रकार से हो रखा है, वितरण का प्रारूप किस तरीके का है, तो वो हम मृदा भूगोल के अंदर उसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो भूगोल के 2 प्रमुख उपागमों का वर्णन कीजिए। तो भूगोल के 2 प्रमुख उपागम है, 2 अप्रोचेस होती हैं जिससे हम भूगोल की स्टडी करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है क्रमबद्ध भूगोल और दूसरा है प्रादेशिक भूगोल। वैसे आपको पता होगा लेकिन मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ। तो जो क्रमबद्ध भूगोल होता है उसमें ज्योग्राफी के अंदर कई सारी यूनिट्स होती हैं, यानी कि कई सारे तत्व होते हैं जिसका अध्ययन ज्योग्राफी में किया जाता है, जिसमें एक जो है जलवायु है, अगर हम कह सकते हैं, तो जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है, कृषि वगैरह का अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये कई सारे तत्व होते हैं जिसका हम ज्योग्राफी के अंदर अध्ययन करते हैं। लेकिन अगर हम एक बड़े स्तर पर किसी एक तत्व को लेकर बात करते हैं तो वो क्रमबद्ध भूगोल में आता है, क्रमबद्ध उपागम में आता है। और अगर हम जितने भी तत्व होते हैं, ठीक है, तो उनका एक क्षेत्र में अध्ययन करते हैं उन सभी को मिलाकर, तो वो प्रादेशिक भूगोल में आता है। तो अभी आगे और क्लियर होगा। क्रमबद्ध भूगोल में एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है, चाहे हम जलवायु को लें, चाहे हम कृषि की बात करें। ठीक है, तो इस तरीके से एक जो तत्व होता है तो उसका अध्ययन किया जाता है पूरे विश्व स्तर पर। तो ये एकीकृत रूप प्रदान करता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में उस चीज़ को अप्लाई किया जाएगा और उसका जो विभाजन होगा वो दिया जाएगा। तो इस अध्ययन से क्या होता है, जो खोज होती है, तथ्य होते हैं, उनको प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि कुछ जो फैक्ट्स होते हैं, कुछ जो डिस्कवरीज होती हैं वो की जाती हैं कि किसी क्षेत्र में अलग अलग जो प्रजातियाँ होती हैं पौधों की वो पाई जाती हैं। ठीक है, तो
उनसे संबंधित जो तथ्य होते हैं वो सामने आते हैं। इस अध्ययन में एक घटक जैसे जलवायु के आधार पर विभिन्न प्रकार व उप प्रकार जो होते हैं वो सुनिश्चित किए जाते हैं। यानी कि बेसिकली इसमें चीज़ यही बताई जाती है कि एक जो तत्व होता है उसका बड़े स्तर पर अध्ययन किया जाता है, और उसके जो हम कह सकते हैं प्रकार निश्चित किए जाते हैं, उप प्रकार का वर्गीकरण किया जाता है। लेकिन अगर हम प्रादेशिक भूगोल की बात करते हैं तो यहाँ पर किसी एक प्रदेश का सभी भौगोलिक तत्वों के संदर्भ में एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। यानी कि प्रदेश एक जो क्षेत्र होता है उसमें जितने भी तत्व होते हैं ज्योग्राफी से संबंधित, जिसमें जलवायु आ जाती है, मृदा आ जाती है, ठीक है, जल आ जाता है, तो इन सभी तत्वों का अध्ययन एक क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है, तो वो प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत आता है। तो ये इका के रूप प्रस्तुत करता है। इसी के साथ में प्रदेश के वातावरण तथा मानव के बीच में जो अंतर संबंध होते हैं, उनके बीच में जो रिलेशन होता है कि जो हमारे आसपास में एनवायरनमेंट है, जो ह्यूमन है, उनके बीच में किस तरीके का रिलेशन है, वो ये अप्रोच हमें बताती है। इस अध्ययन में प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है, इसे प्रादेशिकरण के नाम से जाना जाता है। यानी कि इनकी जो सीमाएं होती हैं उनको निश्चित कर दिया जाता है, कि इस भौगोलिक सीमा को निश्चित कर दिया जाता है, तो ये प्रादेशिकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, हमें भूगोल विषय का अध्ययन क्यों करना चाहिए? वाई वी नीड टू स्टडी ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए, ज्योग्राफी को क्यों पढ़ना चाहिए? तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो जो ज्योग्राफी होती है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, अति आवश्यक हो जाती है। क्योंकि अगर हम देखते हैं हमारे आसपास हमें कई सारी जो भिन्नताएं होती हैं वो देखने को मिलती हैं। कहीं पर पर्वत देखने को मिलते हैं, कहीं पर पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में भी अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जीव जंतु अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं, बैक्टीरिया वगैरह। तो ये क्या, ये हमें भिन्नताएं देखने को मिलती हैं हमारे एनवायरनमेंट में। तो इन्हीं भिन्नताओं को समझने से उसकी जो समझ होती है वो हमारे अंदर विकसित होती है। लेकिन अगर हम मानव जीवन की बात करते हैं उसी के साथ में, तो हमें भी हमारे आसपास भिन्नता देखने को मिलती है। कोई अलग जाति का है, कोई अलग धर्म का है, ठीक है, कोई विशेष जो विचारधारा होती है उसको मानता है, कोई अलग पार्टी से है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो भिन्नता को समझने का काम होता है, उसकी समझ विकसित करने का काम होता है, वो भूगोल के माध्यम से किया जा सकता है, जो वैश्विक शांति और भाईचारे की भावना को बढ़ाती है। ठीक है, उसके बाद में जो भी हमें भूपृष्ठ पर विविधताएं देखने को मिलती हैं, जैसे पर्वत वगैरह हैं, ये क्यों बनते हैं? तो इनके पीछे जो कारक होते हैं, उनकी तलाश की जो जिज्ञासा होती है, योग्यता होती है, वो भूगोल के माध्यम से विकसित होती है। जो पर्वत है उनका निर्माण किस तरीके से होता है, अलग जो पर्वत होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उनके पीछे क्या कारक होते हैं, मैदानों का क्या रीज़न होता है बनने का, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी गति क्यों बढ़ती है, पर्वत होते हैं उनकी जो हाइट है वो क्यों बढ़ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से उनके पीछे जो कारक होते हैं, उनकी जो तलाश करने की जो योग्यता होती है, या फिर हम कह सकते हैं क्यूरियोसिटी होती है, वो भूगोल डेवलप करता है, ज्योग्राफी के माध्यम से डेवलप होती है। ठीक है, अगर हम और पॉइंट्स की बात करते हैं तो जो भूगोल होता है पृथ्वी को जानने और उसको समझने के लिए, ठीक है, तो जो कौशल होते हैं उसको विकसित करने का काम करता है। यानी कि पृथ्वी को अच्छे से समझने के लिए, धरातल पर जो भी तत्व हमें पाए जाते हैं उनको समझने के लिए, उनसे रिलेटेड जो भी नॉलेज होती है उसको अच्छे से समझने के लिए हमें एक समझ प्रदान करता है, एक कौशल, एक स्किल देता है। ठीक है, जो भूगोल होता है उसमें कई सारी आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकें होती हैं, ठीक है, तो उनके अध्ययन से क्या होता है, जो हमारी लाइफ होती है वो तो ईजी हो ही जाती है। इसी के साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्र विकास होता है उसमें भी दक्षता प्रदान की जाती है। यानी कि भूगोल जो होता है हमारा जो देश होता है उसके विकास में भी ज़्यादा योगदान देता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, हमारी जो लाइफ होती है उसको इजी बना देता है। जैसे हम जो गूगल मैप यूज़ करते हैं तो वो जियोग्राफी की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। इसी के बाद में जीआईएस जो टेक्नोलॉजी होती है, या फिर हम कह सकते हैं कंप्यूटर से जो मैप वगैरह बनाए जाते हैं, तो वो ज्योग्राफी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रीय विकास होता है उसमें भी अपनी दक्षता प्रदान करने का काम करता है। इसी के बाद में किस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो भूगोल है वो एक वैज्ञानिक विषय है? तो विज्ञान जो होता है वो बेसिकली 3 जो क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर देता है, जिसमें सबसे पहले आता है क्या, कहाँ और क्यों। तो अगर इन तीनों का जवाब मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो वैज्ञानिक तथ्य है, वो वैज्ञानिक बात है, वो वैज्ञानिक विषय है। ठीक है, तो ज्योग्राफी जो है वो भी क्या, क्यों और कैसे का जवाब देता है, तो इन्हीं को हम समझेंगे। तो जो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो भूतल पर पाई जाने वाली जो प्रकृति होती है, सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े हुए होते हैं, जिनको जो क्या प्रश्न का उत्तर देते हैं कि हमारे धरातल पर क्या पाया जाता है। तो इस तरीके से जो क्या से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उसका जवाब भूगोल देता है। अगर हम पूछते हैं हमारे धरातल पर क्या पाया जाता है, तो जो भूगोल होता है वो जवाब देता है कि हमें अलग अलग जो भूदृश्य होते हैं वो देखने को मिलते हैं। हमारे सामने जो ऊंचा पर्वत होता है वो क्या होता है, तो उसके पीछे का जो जो प्रक्रिया होती है वो भूगोल हमें समझाता है। कहाँ पर आता है, ठीक है, तो ये जो अलग अलग जो भूदृश्य होते हैं, जो अलग अलग भूगोल के तत्व होते हैं, उनके बारे में बात करता है कि उनकी अवस्थिति कहाँ पर हमें पाई जाती है। ठीक है, तो कहाँ प्रश्न से संबंधित जो जवाब होते हैं, ठीक है, उनका वितरण हमें समझाने की कोशिश करता है भूगोल।
फिर उसके बाद में एक तत्व और आता है क्यों। तो ये सब इनके पीछे जो कारक होते हैं, कारण क्या होते हैं, तो उनको समझाने की कोशिश भूगोल करता है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों तथ्य होते हैं, तीनों जो प्रश्न होते हैं, वो किसी भी विषय को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करते हैं, खासकर भूगोल को। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, वो है मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी जो प्रमुख शाखाएं होती हैं, उपशाखाएं होती हैं, वो शामिल होती हैं। तो इसके अंतर्गत बहुत सारी जो शाखाएं होती हैं वो हमें देखने को मिलती है, जिसमें सबसे पहले सांस्कृतिक भूगोल आता है, यानी कि मानव से संबंधित जो संस्कृतियां होती हैं उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। और जो भूगोल होता है वो हमारी संस्कृति को किस तरीके से प्रभावित करता है। इसके बाद में सामाजिक भूगोल आता है, जनसंख्या भूगोल। इसी के बाद में नगरीय ग्रामीण भूगोल, आर्थिक भूगोल, यानी कि जो मानव की आर्थिक गतिविधियां होती हैं, कृषि वगैरह होती है, व्यापार उद्योग, उनको प्रभावित कर भूगोल किस तरीके से प्रभावित करता है, इन चीज़ों को पढ़ते हैं। कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और व्यापार और परिवहन भूगोल। तो ये मानव भूगोल के अंतर्गत जो उपशाखाएं होती हैं वो शामिल होती हैं। इसी के साथ में हमारा जो चैप्टर 1 होता है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं खत्म। इसके बाद में हम बात करते हैं चैप्टर जो सेकंड है, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, तो उसको समझेंगे। अब इसमें हमें कुछ जो थ्योरीज होती हैं वो पढ़नी पड़ती हैं। तो जो अगर थ्योरीज सारी आपको पढ़नी है तो आप जो चैप्टर है उसको ध्यान से देख सकते हैं, वहाँ पर जो थ्योरीज वगैरह हैं उनको काफ़ी अच्छे से करवा रखा है। अभी हम इसमें बात करेंगे अगर जो थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है उसके बारे में। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रारंभिक संकल्पनाओं को स्पष्ट कीजिए। तो जब पृथ्वी की उत्पत्ति को समझने की जब कोशिश की गई थी तो वहाँ पर कुछ जो वैज्ञानिक आए थे तो वो अपनी जो परिकल्पनाएं थी, कल्पनाएं थी, उनके आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत देते थे। उन्हीं को प्रारंभिक सिद्धांत कहा जाता था और इसमें जो तकनीकी थी उसका प्रयोग बहुत कम किया गया था। तो इसी में उसकी उत्पत्ति से संबंधित जो 3 संकल्पनाएं होती हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले चैम्बरलेन और मोल्टन परिकल्पना, उसके बाद में जो इमैनुअल कांट होते हैं वो अपनी गैस की परिकल्पना देते हैं। इसी के बाद में जो निहारिका परिकल्पना होती है वो लाप्लास देते हैं। तो ये यहाँ पर आएगी और ये नीचे, ठीक है। तो इसका जो सीक्वेंस है वो चेंज हो गया है। सबसे पहले गैसीय परिकल्पना आती है जो इमैनुअल कांट देते हैं, उसके बाद में जो गैसीय परिकल्पना होती है उसमें कुछ संशोधन करके लाप्लास आते हैं, वो अपनी निहारिका परिकल्पना देते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले चैम्बरल और मोल्टन आते हैं। तो वो सबसे सिंपल बात बोलते हैं कि सूर्य के पास से एक अन्य तारा गुजरा था, वो बहुत स्पीड से गया था और बहुत बड़ा था। जब वो सूर्य से टकराया तो उसके कारण सूर्य की सतह से एक सिगार के आकार का टुकड़ा जो था वो अलग हो गया और वो टुकड़ा आगे जाकर ग्रहों का निर्माण करता है। अलग अलग जो ग्रह होते हैं वो इससे बनते हैं। तो ये चैम्बरलेन और मोल्टन ने बात कही थी। उसके बाद में इमैनुअल कांट आते हैं और वो गैसीय परिकल्पना देते हैं और ये बोलते हैं कि हमारा जो अंतरिक्ष है, हमारा जो ब्रह्मांड है, उसमें गैस और धूलकण से बना हुआ एक बादल था जिसको नेबुला कहा जाता था, ठीक है। फिर ये जो नेबुला था कैसा था, ठोस था। अब जब इसमें गैस धूलकण ये सब चल रही हैं, ठीक है, इससे मिलके बना है, तो इसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो इसको अपनी अंदर की तरफ खींचता है। जब अंदर की तरफ खींचता है तो वहाँ पर घर्षण पैदा होता है, तापमान में वृद्धि होती है। तो ये क्या करता है, ये पिघलने लगता है, ठीक है। बादल जो होता है गर्म होकर फैलने लगता है, तो ये ठोस से गैस अवस्था में बदल जाता है। अब जब ठोस अवस्था से गैस में परिवर्तित हो जाता है और ये घूमने लगता है, घूमने के बाद में ये थोड़ी सी तीव्र गति में घूमता है और बादल जो है वो टूट जाता है। तो टूटने से उसका जो बीच का जो हिस्सा होता है वो सूर्य बनता है और जब बादल टूटता है तो जो पदार्थ होते हैं इधर उधर फैल जाते हैं, वो आगे चलकर कालांतर में घूमते घूमते ग्रहों का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये गैसीय परिकल्पना के अंदर इमैनुअल कांट ने कहा था। इसी के बाद में इमैनुअल कांट की जो परिकल्पना थी 1796 ईस्वी में जो गणितज्ञ आते हैं लाप्लेस, उसमें संशोधन करते हैं और एक नया अपना जो सिद्धांत होता है उसको प्रस्तुत करते हैं जिसको नेबुलर हाइपोथेसिस, निहारिका परिकल्पना कहा जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर ये बात ये कहते हैं कि जो ग्रह वगैरह हैं उनका जो निर्माण है कई सारे चरणों में हुआ है। तो इसमें ये कहते हैं ग्रहों का निर्माण है धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के एक बादल से हुआ है और इस बादल का नाम उन्होंने भी नेबुला रखा है, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रक्रियाएं बताते हैं, ये प्रक्रियाएं मैंने खुद बनाई हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि अंतरिक्ष में एक सबसे पहले बड़ा बादल होता है। तो अंतरिक्ष में गैस और धूलकण का एक विशाल बादल तैर रहा होता है, इस बादल को नेबुला कहा जाता है। उसके बाद में ये जो बादल था उसका पतन शुरू हो जाता है क्योंकि गैस और धूलकण से मिलकर बना है। तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से इसमें क्या होता है, ये अपन सभी को अंदर की तरफ खींचता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये बादल अंदर की ओर ढहने लगा और इसे एक साथ अंदर की तरफ खींचा जाने लगा। इसी के बाद में जो बादल था वो घूमने लगा और एक चपटा हो गया, बिल्कुल प्लेट की तरह से दिखने लगा। तो जैसे जैसे बादल ढहता गया यह तेजी से घूमने लगा और डिस्क के आकार में चपटा हो गया। जब ये बिल्कुल प्लेट की पतली परत के रूप में
बन गया था। इसके बाद में क्या होता है, यहाँ से जो सूर्य है उसका निर्माण होता है। तो ढैसे बादल से अधिकांश जो सामग्री थी सूर्य के केंद्र में इकट्ठी हो गई थी, तो वहाँ से सूर्य का निर्माण होता है और बची कुछ जो सामग्री थी उसके चारों तरफ फैल गई और वहाँ से जो ग्रह थे उनका निर्माण होता है। तो इसके केंद्र में एकत्रित हो गई, या केंद्र गर्म और घना हो गया जिससे हमारा सूर्य बना था। फिर उसके बाद में ग्रहों का निर्माण होता है। तो डिस्क में बची हुई जो गैस थी, धूलकण थी, एक साथ चिपक कर गुच्छे बनने लगे। ये गुच्छे बड़े होते गए और हमारे सौरमंडल में कुछ जो गुच्छे थे वो ग्रह बने, कुछ चंद्रमा बने, और जो वस्तुएं हमें हमारे अंतरिक्ष में अपने ब्रह्मांड में देखने को मिलती हैं वो उनका निर्माण इस तरीके से हुआ था। ठीक है, तो ये पृथ्वी से संबंधित कुछ जो परिकल्पनाएं थी उनके बारे में हमने बात की। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी पर वायुमंडल का विकास कैसे हुआ था। तो पृथ्वी पर जो एटमॉस्फेयर हमें देखने को मिलता है, हमारा वायुमंडल देखने को मिलता है, उसका जो विकास था वो 3 अवस्थाओं में हमें देखने को मिलता है। तो ये जो अवस्थाएं थी इनको पहली अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। तो पहली अवस्था में क्या होता है कि पवन के कारण जो पृथ्वी पर हाइड्रोजन और हीलियम थी वो पृथ्वी से दूर चली गई थी, यानी कि पृथ्वी पर जो हवाएं चली थी उसकी वजह से हाइड्रोजन और जो हीलियम गैस थी पृथ्वी पर बहुतायत मात्रा में वो पृथ्वी से दूर चलेगी। उसके बाद में जो दूसरी अवस्था आती है उसमें पृथ्वी ठंडे होने लगती है, तो उसमें विभेदन की प्रक्रिया होती है। विभेदन की प्रक्रिया जिसको डिफरेंशिएशन कहा जाता है, जिसमें उच्च घनत्व के जो पदार्थ थे वो पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं और हल्के घनत्व के पदार्थ हैं वो पृथ्वी के ऊपर रह जाते हैं। और इसी के साथ में एक प्रक्रिया और चलती है जिसको गैस उत्सर्जन की प्रक्रिया कहा जाता है। इसमें पृथ्वी के अंदर से जो गैसें वगैरह थी, जलवाष्प थे, वो पृथ्वी के ऊपर आते हैं। तो यहाँ से पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो कम होना शुरू हो जाता है, जलवाष्प गैसें ये बाहर निकलते हैं। तो जलवाष्प नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनियम अधिक मात्रा में थी, लेकिन जो ऑक्सीजन थी बहुत कम मात्रा में थी। ठीक है, तो ये जो सारी गैसें थी वो पृथ्वी के अंदर से बाहर आने लगी। इसके बाद में तीसरी स्टेज स्टार्ट होती है और जो जलवाष्प वगैरह थे तो वो ऊपर जाते हैं, ऊपर यानी कि हमारे वायुमंडल में जाते हैं और संघनित होकर बादलों का निर्माण करते हैं जिससे वर्षा होती है। ठीक है, और इसी से महासागरों का विकास होता है, महासागर बनते हैं, जीवन का विकास इसी से होता है। अब ये जो जलवाष्प थे ये जब विभेदन की प्रक्रिया हुई वहाँ से भी निकलते हैं, और एक दूसरी प्रक्रिया होती है जिसको ज्वालामुखी विस्फोट कहा जाता है। इसी के माध्यम से जो गैसें, राख कण, जो धूल वगैरह होती है, धूल कण होते हैं, वो पृथ्वी के अंदर से बाहर आते हैं ज्वालामुखी के माध्यम से। ठीक है, तो इसके माध्यम से जलवाष्प गैसें वगैरह ये सब पृथ्वी पर आई और यहाँ से ये संघनित होकर बादलों का रूप लेती हैं और जिससे वर्षा होती है। तो ये जो 3 अवस्थाएं थी इसी के माध्यम से जो हमारी पृथ्वी है उस पर वायुमंडल का विकास होता है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ब्रह्मांड का विस्तार, बिग बैंग थ्योरी जिसको कहते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। तो ये किसने दिया था। तो ये जो सिद्धांत था वो 1920 में एडविन हब्बल के द्वारा दिया गया था, और इस सिद्धांत में ये बात कहते हैं कि जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार हो रहा है। अब ये जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार मतलब क्या है कि जो आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगा एक होती है, उसमें कई सारे जो सौरमंडल होते हैं वो होते हैं। ठीक है, सौरमंडल में भी जो ग्रह होते हैं, तारे होते हैं, वो होते हैं। तो आकाश गंगाएं जो होती हैं उनके बीच में जो दूरी है वो बढ़ रही है। तो इसी वजह से उन्होंने कहा था कि जो आकाश गंगाएं हैं या फिर जो हमारा ब्रह्मांड है उसका विस्तार हो रहा है। तो समय बीतने के साथ आकाश गंगाएं जो हैं वो आगे बढ़ती हैं। ये सिद्धांत कहता है कि आकाशगंगा एक दूसरे से दूर जा रही हैं जिससे कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इसी के बाद में जो बिग बैंग थ्योरी होती है उसमें ये बात की जाती है। इसमें बेसिकली जो थ्योरीज होती हैं आपको याद करनी पड़ेंगी, इससे रिलेटेड जो फैक्ट होते हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो आज ब्रह्मांड जिन पदार्थों से बना है, यानी कि जो तत्व आज का जो ब्रह्मांड है उसको बनाते हैं, वह समस्त पदार्थ एकाकी परमाणु के रूप में स्थित था, जिसका आयतन अत्यधिक था, सूक्ष्म और घनत्व बहुत ही अधिक था, यानी कि इसमें हाई डेंसिटी हमें देखने को मिलती थी। इसी के बाद में 2 परमाणु में अत्यधिक ऊर्जा संचित हो जाने के कारण इसमें विस्फोट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, विस्फोट शुरू हुआ और विस्फोट के 1 सेकंड के बाद ही जो ब्रह्मांड था उसका विस्तार शुरू हो जाता है। यानी कि कुछ पदार्थ थे हमारे ब्रह्मांड में, तो उनमें क्या होता है, ऊर्जा संचित होती है और वो विस्फोट कर जाते हैं। इसी को बिग बैंग कहा जाता है। ठीक है, तो उसी से 1 सेकंड के बाद में जो हमारा ब्रह्मांड था उसका विस्तार होना शुरू हो जाता है। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान जो था 4500 केल्विन तक कम हो गया था और परमाणुीय पदार्थों का निर्माण होना शुरू हो चुका था। ब्रह्मांड के विस्तार का मतलब था आकाशगंगाओं के बीच में जो अंतरिक्ष है उसमें वृद्धि हो रही है, आकाशगंगाएं जो है एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक है, तो यही बात इसमें कही जाती थी। पृथ्वी के विकास संबंधी अवस्थाओं को बताते हुए हर अवस्था चरण को संक्षेप में बताइए, यानी कि पृथ्वी का जो विकास था वो किस तरीके से हुआ था उसके बारे में हमें बात करनी है। तो अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं तो प्रारंभ में अगर हम बात करते हैं, पृथ्वी जो थी काफ़ी ज़्यादा चट्टानी थी, यानी कि चारों तरफ चट्टान थी, काफ़ी ज़्यादा गर्म थी और वीरान थी। यहाँ पर किसी भी प्रकार का जीवन का एक अंश भी नहीं था। इसका जो वायुमंडल था बहुत ही ज़्यादा पतला था, यहाँ पर बहुत कम गैसें हमें देखने को मिलती हैं। जैसे आज के टाइम पर हम कह सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी गैसें हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनियम,
ठीक है, ऑर्गन, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन पहले सिर्फ दो ही गैसें थी, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, तो इन्हीं दो गैसों से हमारा जो वायुमंडल था वो भरा हुआ था और बहुत ज़्यादा पतला था, बहुत ज़्यादा बेरल था। कालांतर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, यानी कि टाइम बीतने के साथ में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं पृथ्वी पर घटित हुई जिससे कि उस समय चट्टानी गर्म ग्रह से ये पृथ्वी सुंदर बन गई थी और यहाँ पर जीवन के लिए जो अनुकूल परिस्थितियाँ थी उनका निर्माण होता है। अब ये जो प्रक्रियाएं हुई थी उनको हमने समझा था किस तरीके से पृथ्वी पर स्थलमंडल का विकास होता है, वर्षा होती है और महासागरों का निर्माण होता है, वहाँ से जो शैवाल होते हैं, कवक होते हैं, उनका निर्माण होता है और वहीं से जीवन की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, उसके बाद में पृथ्वी पर जीवन जो है आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले विकसित हुआ था, यानी कि 460 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी। पृथ्वी की जो परत संरचना है काफ़ी ज़्यादा परतदार है। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो पृथ्वी है वो परतों में विभाजित है। अगर हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो यहाँ पर हमें 3 प्रकार की परतें देखने को मिलती हैं। सबसे ऊपर भूपर्पटी, उसके बाद में मेंटल और नीचे जाते हैं तो क्रोड आता है। ये आंतरिक संरचना की बात होगी। लेकिन अगर हम पृथ्वी के ऊपर जाते हैं तो इसमें भी हमें कई सारी परतें देखने को मिलती हैं। 5 परतें जो होती हैं वो इसमें हैं, जो हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ी थी। शोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो ये जो 5 परतें हैं उसमें हमारा वायुमंडल विभाजित है। तो हम कह सकते हैं पृथ्वी की जो संरचना है काफ़ी ज़्यादा परतदार है, जिसमें वायुमंडल की बाहरी सीमा से पृथ्वी के केंद्र तक प्रत्येक परत की रचना जो है एक दूसरे से अलग है। यानी कि अगर हम जो बहिर्मंडल है उससे बात करते हैं और क्रोड तक जाते हैं तो उसकी जो संरचना है काफ़ी ज़्यादा अलग देखने को मिलती है और इनकी जो प्रकृति होती है वो भी अलग होती है। कालांतर में स्थलमंडल तथा वायुमंडल की रचना होती है। ठीक है, तो यहीं से हमारी जो पृथ्वी है उसका विकास होता है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति है वो इसके निर्माण के अंतिम चरणों में हुई है। यानी कि जब पृथ्वी का विकास अपने अंतिम चरण में था तो वहाँ पर जो जीवन था, जीवन के लिए जो अनुकूल परिस्थितियाँ थी, उनका विकास होता है। फिर हम बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 के बारे में। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं खत्म। चैप्टर जो 3 है उसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो इसमें हमें समझना होगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, भूकंप क्या होता है, ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं और जो भूकंप होते हैं उसमें जो तरंगे होती हैं वो क्या होती हैं, भूकंप किस प्रकार से जो प्रकोप होते हैं या फिर जो नुकसान होता है, तबाही होता है, उसको फैलाते हैं। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो भूकंप को परिभाषित कीजिए तथा भूकंप के प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो इसमें भूकंप क्या मतलब क्या होता है, पृथ्वी जो भूकंप होता है उसका कंपन क्या होता है, भूमि का कांपना। यानी कि जब भूमि कांपती है, भूमि हिलती है तो उसी को भूकंप कहा जाता है। ये सिंपल आपको पता होगा। अचानक झटके से प्रारंभ हुए पृथ्वी के कंपन को भूकंप कहा जाता है। तो ये आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। और ये कैसी एक प्राकृतिक घटना है, नेचुरल डिजास्टर होता है, क्योंकि इसमें मानव का कोई भी योगदान नहीं होता है और इसमें जो भी चीज़ें होती है वो प्रकृति के द्वारा अपने आप घटित होती हैं। फिर भूकंप आपदा से होने वाले जो प्रकोप हैं, यानी कि उनके जो नुकसान है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, इसमें जैसे भूमि का हिलना, धरातलीय विसंगति, धरातल का एक हिस्सा नीचे धस जाता है, भूस्खलन आता है, मृदा द्रवण, धरातलीय विस्थापन, हिमस्खलन, बांध या फिर जो तट होते हैं वो उनके टूटने से बाढ़ का आना, आग लगना। ठीक है, तो इस तरीके से इमारतें टूटना, जो सुनामी होती है, लहरों का उत्पन्न होना, सुनामी जो लहरें होती हैं उनका उत्पन्न होना और जो वस्तुएं होती हैं उनका गिरना। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं वो अपना प्रकोप भूकंप छोड़ता है, उनसे नुकसान हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ज्वालामुखी किसे कहते हैं तथा ज्वालामुखी के प्रकारों का वर्णन कीजिए कि जो वोल्केनोज होते हैं वो क्या होते हैं। तो ज्वालामुखी से क्या होता है कि जो पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ होते हैं वो लावा के रूप में मैग्मा के साथ में पृथ्वी के धरातल पर आ जाते हैं और एक विस्फोट होता है। ठीक है, तो उसी को ज्वालामुखी कहा जाता है। तो ज्वालामुखी पृथ्वी पर होने वाली एक आकस्मिक घटना है, उसको हमने समझा था कि किस तरीके से ज्वालामुखी एक प्राकृतिक और एक आकस्मिक घटना होते हैं। इससे भूपटल पर अचानक विस्फोट होता है जिसके द्वारा लावा, गैस, धुआं, राख, ठीक है, कंकड़, पत्थर, ये सब बाहर निकलते हैं और इन सभी वस्तुओं का निकास एक प्राकृतिक नली के द्वारा होता है जिसको निकास नली कहते हैं। ठीक है, और जो ज्वालामुखी का मुंह होता है उसको क्रेटर कहा जाता है। तो लावा धरातल पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है, उसी को क्रेटर कहा जाता है। तो ज्वालामुखी की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो तरल पदार्थ होता है वो होता है मैग्मा होता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पर जो दुर्बलता मंडल होता है उसकी जो परतें होती है उसको चीरता हुआ एक नली बनाते हुए पृथ्वी के ऊपर आ जाता है और ये जो नली होती है इसी को क्या बोलते हैं हम, निकास नली। ठीक है, इसी को निकास नली के नाम से, निकास नली या फिर नलिका के नाम से जाना जाता है। और ये जो ज्वालामुखी का जो मुंह होता है जहाँ से लावा बाहर निकलता है इसी को क्रेटर कहा जाता है। ठीक है, तो ये ज्वालामुखी के बारे में बात होगी।
इसके बाद में जो ज्वालामुखी होती हैं कई प्रकार की होती हैं, जिसमें सील्ड ज्वालामुखी सबसे हम कह सकते हैं बहुतायत मात्रा में, सबसे ज़्यादा मात्रा में यही देखने को मिलते हैं। इसके बाद में आता है मिश्रित ज्वालामुखी, यानी कि जो राख कण वगैरह होते हैं, धूल कंकड़, ये सब एक जगह जमा हो जाती हैं, तो वहाँ से जो मिश्रित ज्वालामुखी है उसका निर्माण होता है। फिर ज्वालामुखी कुंड आता है, विशाल प्रवाह क्षेत्र और मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। तो ये जो 5 प्रकार के ज्वालामुखी हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम सील्ड ज्वालामुखी की बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार का होता है, जैसी इमेज आपको अपने दिमाग में ज्वालामुखी की बनती है कुछ इसी प्रकार से, ठीक है। तो जो लावा होता है वो एक छिद्र से बाहर आता है और इस तरीके से एक जो शंकु का आकार होता है उसका निर्माण करता है, उसी को शील्ड ज्वालामुखी कहा जाता है। तो सबसे विशाल ज्वालामुखी होते हैं, यानी कि सबसे बड़े होते हैं, वेसाल्ट से बने होते हैं। वेसाल्ट यानी कि जो लावा होता है जो पृथ्वी के बाहर आता है, ठीक है, मैग्मा बाहर आकर लावा बनकर ठंडा हो जाता है, तो उसी को वेसाल्ट कहा जाता है, ठीक है। तो इससे बने होते हैं, यानी कि इनका जो निर्माण होता है, ये जो पदार्थ इसमें यूज़ हो रखे हैं वो पहले लावा ही था, मैग्मा ही था, वो ठंडा होकर इस आकार में हो गया, ठीक है, जिसमें तरल लावा ठंडा होकर शील्ड आकार ले लेता है। और ये कम विस्फोटक होते हैं। लावा जो होता है शंकु आकार, शंकु एक बनाता है इस टाइप का, जिसी को सिंडर शंकु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये शील्ड ज्वालामुखी के बारे में बातें होंगी। इसके बाद में आता है मिश्रित ज्वालामुखी। विशाल की तुलना में ठंडे और गाढ़े लावा उगलते हैं, अक्सर बेहद विस्फोटक होते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा विस्फोट करते हैं। ज्वालामुखी या राख अन्य पदार्थ होते हैं, ये परतों में जमा हो जाते हैं, इसीलिए इसको कंपोजिट वोल्केनो या फिर मिश्रित ज्वालामुखी कहा जाता है। फिर जो होते हैं नेक्स्ट आते हैं वो होते हैं ज्वालामुखी कुंड, जिसको कॉल्डेरा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो विस्फोट होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा तीव्र गति से होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा विस्फोट होता है यहाँ पर। तो विस्फोट के बाद में जो जो ढांचा होता है वो नीचे की ओर धंस जाता है, जिससे एक कढ़ाई टाइप का बनता है, एक कुंड बन जाता है, जिसी को ज्वालामुखी कुंड कॉल्डेरा के नाम से जाना जाता है। यानी कि कुछ इस टाइप के जो ज्वालामुखी है वो जब इसमें विस्फोट होता है तो वो ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ धंस जाता है, तो यहाँ पर इस प्रकार का एक जो कुंड होता है उसका निर्माण करता है, तो उसी को कॉल्डेरा या फिर ज्वालामुखी कुंड के नाम से जाना जाता है। फिर अगला जो टाइप है वो है विशाल प्रवाह क्षेत्र। तो इसमें बेसिकली वो चीज़ें आती हैं कि जो ज्वालामुखी होता है वो जब अपना लावा बाहर निकालता है तो वो बहुत दूर दूर तक चला जाता है, ठीक है, तो उसी को विशाल प्रवाह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये ज्वालामुखी तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक बह निकलता है, कुछ जो भाग है हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा से प्रवाह से ढका हुआ होता है, ठीक है। और उसके बाद में आता है मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक जो होती है महासागर के बिल्कुल बीचों बीच में अवस्थित होती हैं, इसीलिए इसको मध्य महासागरीय कटक कहा जाता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो ज्वालामुखी होते हैं वो जो लावा होता है उसको निकालते रहते हैं, तो यहाँ पर पर्वतों की एक श्रृंखला का निर्माण होता है, इसी को रिजिस के नाम से, इसी को कटक कहा जाता है, ठीक है। तो ये मध्य महासागरीय कटक होता है। तो महासागरों के बीच में ही अवस्थित होता है, बीचों बीच में होता है, इसीलिए इसको मध्य महासागरीय मिड ओशनिक रिजिस के नाम से जाना जाता है। 70,000 किलोमीटर लंबी श्रृंखला में ये फैले होते हैं और जो लगातार इसमें जो लावा प्रवाह होता है वो होता रहता है, यानी कि ये जो ज्वालामुखी होते हैं महासागरों के बीच में अवस्थित होते हैं, इनसे जो ज्वालामुखी होता है वो हमेशा निकलता रहता है, ठीक है। तो इसी से संबंधित जो विस्थापन के सिद्धांत होते हैं उसको हमने समझा था हमारे चैप्टर के अंदर कि किस तरीके से ज्वालामुखी लावा बाहर निकालते हैं और जो पुराना जो लावा होता है, पुरानी जो संरचना होती है उसको धक्का मारते इधर बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखने को मिलती है और पर्वत की जो श्रृंखला होती है उसका निर्माण करते हैं, जिसको कटक रिजिस के नाम से जाना जाता है। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं। तो जो भूकंपीय तरंगें होती हैं बेसिकली 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें सबसे पहले आती हैं भूगर्भिक तरंगें, दूसरी होती हैं धरातलीय तरंगें। फर्दर अगर हम इसको डिवाइड करते हैं भूगर्भीय तरंगों को 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें प्राथमिक तरंगें जिनको पी तरंगें कहा जाता है और दूसरी होती हैं द्वितीयक तरंगें जिनको सेकेंडरी तरंग या फिर एस तरंगों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। जो गर्भीय तरंगें होती हैं वो क्या होती हैं। तो भूगर्भीय तरंगें भूगर्भ में उद्गम केंद्र से निकलते हैं, यानी कि जहाँ से भूकंप का निर्माण होता है, भूकंप उत्पन्न होता है, तो वहाँ से ये तरंगें निकलती हैं और विभिन्न दिशाओं में जाती हैं। और जब ये धरातलीय शैलों से यानी कि चट्टानों से टकराती हैं, उससे क्रिया करती हैं, तो जो धरातलीय तरंगें होती हैं उनका रूप ले लेती है, उसमें बदल जाती हैं। जो भूगर्भीय तरंगें होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक तरंगें और द्वितीयक तरंगें। प्राथमिक तरंगें जो होती हैं तीव्र गति से चलने वाली तरंगें होती हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुँचती हैं। जो द्वितीयक तरंगें होती हैं वो जो प्राथमिक तरंगें होती हैं उनके कुछ टाइम के बाद में पहुँचती हैं, यानी कि अंतराल के बाद में पहुँचती हैं। जो प्राथमिक तरंगें होती हैं उनको पी तरंगें कहा जाता है और ये जो कोई भी पदार्थ होता है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, गैस, तरल और ठोस। तो इन तीनों पदार्थों से गुजर सकती हैं, तीनों अवस्थाओं से गुजर सकती हैं। लेकिन अगर हम द्वितीयक तरंगों की बात करते हैं तो इनको सिर्फ ये ठोस में ही हम कह सकते हैं उसके माध्यम से ही चल सकती हैं और इनको एस तरंगों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इतने जो फैक्ट्स हैं वो आप याद कर लेना।
इसके बाद में अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो जो भूगर्भीय तरंगें होती हैं जब धरातलीय शैलों से टकराती हैं, उनके बीच में क्रिया होती है तो वहाँ से नई तरंगें उत्पन्न होती हैं जिसको धरातलीय तरंगें कहा जाता है। यानी कि जो भूगर्भीय तरंगें होती हैं जब वो चट्टानों से टकराती हैं तो वहाँ से एक नई तरंग का निर्माण होता है जिसको धरातलीय तरंग कहा जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह पृथ्वी की आंतरिक संरचना को संक्षेप में समझाइए। तो जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो आपको पता है 3 परतों में विभाजित हो रखी है। भूपर्पटी जिसको क्रस्ट कहा जाता है, फिर होता है मेंटल जिसको मेंटल कहते हैं हिंदी में भी, फिर उसके बाद में आता है क्रोड। जो क्रोड होता है उसको 2 हिस्सों में बांट रखा होता है। सबसे पहले आता है इसमें आउटर क्रोड जो बाहरी क्रोड होता है, और जो आंतरिक क्रोड होता है वो अंदर होता है, यानी कि बिल्कुल हम कह सकते हैं केंद्र में होता है और ये ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, तो ये इसकी संरचना होगी। इसके बाद में अगर हम भूपर्पटी की बात करते हैं तो ये बहुत ही हम कह सकते हैं सबसे भारी परत है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, भंगुर है, यानी कि अचानक से टूट जाती है। जल्दी से टूट जाने की जो प्रवृत्ति होती है वो इसमें हमें देखने को मिलती है। और जो भूपर्पटी होती है उसकी मोटाई होती है, यानी कि इनकी जो हम कह सकते हैं मोटाई होती है महाद्वीपों में अलग और महासागरों में हमें अलग देखने को मिलती है। महासागरों में इनकी जो मोटाई होगी वो कम होगी और महाद्वीपों में इनकी मोटाई ज़्यादा होगी। महासागरों की अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो मोटाई होती है 5 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है, और महाद्वीपों में वही इनकी जो मोटाई होती है वो 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। यानी कि कोई जो एरिया है, अगर क्रस्ट इतनी है तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं ये महाद्वीप है, ठीक है, यहाँ पर महाद्वीप है और ये वाला जो हिस्सा है ये महासागर होता है। तो इसकी जो मोटाई होगी वो यहाँ से 5 किलोमीटर तक पाई जाएगी। यानी कि महासागर का जो तल होता है अगर उससे हम 5 किलोमीटर नीचे तक जाएंगे तो हम भूपर्पटी को पूरा पार कर जाएंगे। लेकिन अगर हम महाद्वीपों की बात करते हैं तो ये जो टोटल जो लेंथ होती है वो टोटल जो गहराई होती है वो 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं भूपर्पटी के अंदर। इसके बाद में अगर हम मेंटल की बात करते हैं तो पर्पटी के नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको मेंटल कहा जाता है। मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है उसको दुर्बलता मंडल कहा जाता है, और इसी परत को चीरता हुआ जो लावा होता है वो मैग्मा होता है वो पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी के अंदर से। इसका जो विस्तार है 400 किलोमीटर तक आंका गया और ये जो है ठोस अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद में आता है क्रोड। क्रोड जो है 2 अवस्थाओं में पाया जाता है, जिसको बाह्य क्रोड कहते हैं, तरल अवस्था में होता है, और आंतरिक क्रोड जो है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। जो क्रोड होता है उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा भारी पदार्थ देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमने जब चैप्टर 2 के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पर विभेदन की प्रक्रिया को समझा था कि जो उच्च घनत्व वाले यानी कि जो भारी पदार्थ है वो पृथ्वी के केंद्र में चले गए। तो यहाँ पर हमें जो भारी पदार्थ हैं वो देखने को मिलते हैं, निकेल, लोहा, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसीलिए इसको निफे परत के नाम से भी जाना जाता है। NI से निफे और FE से फेरम यानी कि लोहा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्रोड की बात है, हो गई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद में हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है पातालीय जो शैल होती हैं वो क्या होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इस क्वेश्चन को जरूर करके जाना। तो पातालीय शैल क्या होती हैं, प्रमुख अंतर्वेदी आकृतियों का वर्णन कीजिए। तो जो मैग्मा जो पृथ्वी पर लावा के रूप में बाहर आता है तो वो ठंडा हो जाता है, जिसको जो ठंडा होने के बाद जो चट्टानों का निर्माण करता है उसको ज्वालामुखी शैल कहा जाता है। जब वो बाहर आ जाता है, ठंडा होता है, उसको ज्वालामुखी शैल कहा जाता है। लेकिन वही लावा जो मैग्मा के रूप में पृथ्वी के अंदर ठंडा हो जाता है और कुछ शिलाकृतियों का निर्माण करता है, उनको पातालीय शैल कहा जाता है। तो जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है, जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई जो आकृतियाँ होती हैं उनका निर्माण करता है। ठीक है, और इन्हीं आकृतियों को अंतर्वेदी आकृतियाँ या फिर इंट्रूसिव फॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। अब ये जो आकृतियाँ होती हैं ये आकृतियाँ बनाती है, जिसमें बैथोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ, सिल, डाइक, शीट, इनको समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बैथोलिथ की बात करते हैं तो मैग्मा का एक बड़ा पिंड भूपर्पटी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए, यानी कि जो मैग्मा था वो बाहर आता है और ये वाला जो हिस्सा देखने को मिलता है, ये वाला जो हिस्सा देखने को मिलता है, यहाँ पर जो मैग्मा होता है वो ठंडा हो जाता है और यहाँ पर बहुत गहराई में ठंडा हो जाता है, मोटी परत में ठंडा हो जाता है। इसी को बैथोलिथ कहा जाता है। ठीक है, ये गुम्बदाकार के रूप में विकसित हो जाता है। ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं, कभी कभी इनकी जो गहराई होती है कई किलोमीटर तक होती है। इसके बाद में आता है लैकोलिथ। अब जो लैकोलिथ होता है वो ये वाला हिस्सा होता है। तो ये जो होता है एक पाइप के माध्यम से जो बैथोलिथ होता है उससे जुड़ा हुआ होता है, और इसका जो आकार होता है हम कह सकते हैं थोड़ा सा गुम्बदाकार होता है। ठीक है, तो ये गुम्बदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं जिनका जो तल होता है समतल व एक पाइप रूपी भाग नली से नीचे से जुड़ा होता है, जो बैथोलिथ से जुड़ा होता है, और ये जो पाइप होता है इसी को डाइक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर आगे जो संरचना आती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लैपोलिथ। तो जो लैपोलिथ होता है ऊपर उड़ते हुए लावे का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है और ये तस्तरी के आकार में जम जाता है, यानी कि जो लावा होता है ऊपर आता है और वो यहाँ से चट्टानों में घुस जाता है। तो यहाँ पर एक जो
पतली सी परत होता है उसके रूप में जमा हो जाता है, इसी को लैपोलिथ कहा जाता है। उसके बाद में आता है फैकोलिथ। तो जो लावा होता है वो अलग अलग तरीके की जो संरचनाएं होती हैं इस तरीके की उनको बनाता है, तो इन्हीं संरचनाओं को लैपोलिथ के नाम से फैकोलिथ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आता है सिल्ड। तो लावा का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सिल कहलाता है, ठीक है, यानी कि एक चादर के रूप में, पतली चादर के रूप में ये ठंडा हो जाता है, ये सिल कहलाती है। अब ये डिपेंड करता है जमाव की मोटाई पर, यानी कि जो लावा जमा है वो पतला है तो उसको शीट कहा जाता है, और अगर उसकी मोटाई ज़्यादा है तो उसको सिल कहा जाता है, ठीक है, यानी कि जिसकी मोटाई कम होती है, पतली चादर होती है तो उसको शिल कहते हैं, जो मोटी चादर होती है उसको शिल कहा जाता है। तो डाइक क्या होता है? डाइक मैं आपको बता चुका हूँ कि एक जो पाइप होता है जो लैकोलिथ और बैथोलिथ को जोड़ता है, तो जोड़ने वाला जो पाइप होता है उसको डाइक कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से हमारा जो चैप्टर नंबर 3 होता है वो होता है ख़त्म। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में, और जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, यानी कि महाद्वीपों और जो महासागर होते हैं उनका वितरण किस तरीके से हो रखा होता है उनको समझेंगे, उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत में मूलभूत अंतर क्या है, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था वो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था, और इसमें उन्होंने बात की थी कि आज के टाइम पर जो हमें महाद्वीप देखने को मिलते हैं वो प्राचीन इतिहास में, प्राचीन काल में एक ही भूखंड का हिस्सा थे, एक ही भूखंड का निर्माण करते थे, जिसको सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया का उन्होंने नाम दिया था, और बताया था कि जो पेंजिया था एक बड़ा महासागर था, उससे घिरा हुआ था, जिसको पैंथलासा कहा था। फिर आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले ये जो पेंजिया था उसका विभाजन होना शुरू हो जाता है, और जो पेंजिया था दो हिस्सों में विभाजित हो जाता है। ऊपर वाला जो हिस्सा था उसको लॉरेशिया कहा जाता था, और नीचे वाला जो हिस्सा था उसको गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में जो लॉरेशिया था उसमें भी कई तरीके का विभाजन हमें देखने को मिलता है, जिससे यूरोप एशिया का हिस्सा बनता है, और जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसका निर्माण होता है। फिर जो गोंडवाना लैंड था वो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जो अंटार्कटिका था उसका निर्माण करता है, ठीक है। तो अगर हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात करते हैं तो अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड से जुड़े हुए थे, जिसको पेंजिया कहा जाता था, ठीक है, और एक विशाल महासागर से घिरे हुए थे। आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग थे तथा यह बड़े महासागर से घिरा था, जिसको पैंथलासा कहा जाता था। इस बड़े महाद्वीप को पेंजिया कहते थे, और जो महासागर था उसको पैंथलासा का नाम इन्होंने दिया था, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप पेंजिया का विभाजन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के रूप में ये विभक्त हो जाते हैं, उसमें पार्टीशन हमें देखने को मिलता है। तो ये बात उन्होंने की थी। उसके बाद में अगर हम प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत की बात करते हैं तो ये प्लेट विवर्तनी की ठोस चट्टान का एक विशाल आकार का खंड है, जो महाद्वीप और महासागरीय स्थलमंडलों से मिलकर बना होता है। यानी कि हमारी जो भूप्रपट्टी होती है तो उसी का जो विभाजन होता है अलग अलग परतों के रूप में, प्लेटों के रूप में हो रखा है, ठीक है। तो इसी को एक प्लेट टेक्टोनिक या फिर हम कह सकते हैं प्लेट कहा जाता है, ठीक है। स्थल मंडल में परपटी एवं उस ऊपरी मेंटल को सम्मिलित किया जाता है, जिसकी मोटाई महासागरों में 5 से 100 किलोमीटर के आसपास रहती है, और महाद्वीपों में ये 200 किलोमीटर तक इसकी मोटाई नापी जाती है। एक प्लेट को महाद्वीपीय या फिर महासागरीय प्लेट भी कहा जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि अगर उस प्लेट का जो ज़्यादातर हिस्सा महाद्वीप में आता है तो उसको महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है, कॉन्टिनेंटल प्लेट का नाम दिया जाता है। अगर उसी प्लेट पर उस ज़्यादातर जो हिस्सा है महासागरों का होता है तो उसको ओशन प्लेट या फिर महासागरीय प्लेट का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये इस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं वो है अपसारी सीमा और अभिसरण सीमा में अंतर स्पष्ट कीजिए। अभी हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पढ़ा था, उसके बारे में समझा था कि दो प्लेटें जब आपस में टकराती हैं, ठीक है, तो जो चीज़ें होती हैं वो बढ़ती हैं। तो जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उसी से जो सीमाएं होती हैं उसका निर्माण होता है। तो जो 3 सीमाएं होती हैं उसका निर्माण होता है, जिसमें सबसे पहले आती है अपसारी सीमा, जिसको डाइवर्जेंट बाउंड्री के नाम से जाना जाता है। जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती हैं और एक नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है तो उन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। यानी कि जो एक प्लेट ये होगी, ठीक है, इस तरीके से, और एक प्लेट इधर ये से चिपकी हुई है, तो इन दोनों के बीच में जब अलगाव होता है, जब ये विपरीत दिशा में खिसकती हैं तो इसके बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसका निर्माण होता है, और यहाँ से जो ज्वालामुखी होता है वो लावा वगैरह को निकालकर ये जो स्थान होता है उसको भर देता है। तो यहाँ से ये जो अपसारी सीमा है या फिर जो डाइवर्जेंट बाउंड्री है उसका निर्माण होता है, और वो स्थान
जहाँ से प्लेटें एक दूसरे से हटती हैं इन्हें प्रसारी स्थान या फिर स्प्रेडिंग साइट कहा जाता है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा होता है इसको स्प्रेडिंग साइट कहा जाता है। फिर जो दूसरा हिस्सा दूसरी जो बाउंड्री होती है वो है अभिसारी सीमा, जिसको कन्वर्जेंट बाउंड्री के नाम से जाना जाता है। तो जब दो प्लेटें आपस में आकर टकराती हैं तो एक जो प्लेट होती है नीचे धंस जाती है और एक जो प्लेट होती है ऊपर उठ जाती है, तो वहाँ से जो कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है उसका निर्माण होता है। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और जहाँ भूप्रवृत्ति नष्ट होती है वह अभिसरण सीमा होती है। और जहाँ पर एक प्लेट जो होती है नीचे धंसती है उस जोन को सबडक्शन जोन या फिर प्रविष्टन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जब ये जो टकराव होता है तीन तरीके से हो सकता है, यानी कि जो अभिसरण सीमा होती है वो तीन तरीके से बन सकती है। जब सबसे पहले महासागर और महाद्वीप पे जो प्लेट होती है उनके बीच में टकराव होगा तो अभिसरण सीमा बनेगी। उसके बाद में जब दो महाद्वीपीय जो सीमाएं होती हैं वो टकराएंगी तो उससे निर्माण होगा अभिसरण सीमा का। और जो तीसरी जो होती है वो होती है जब दो महासागरीय प्लेटें जब आपस में टकराएंगी तो वहाँ से अभिसरण जो सीमा होगी उसका निर्माण होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। और जो दूसरी हम कह सकते हैं तीसरा जो टाइप होता है, तीसरे टाइप प्रकार की जो सीमा होती है वो होती है रूपांतरण सीमा, जिसको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो प्लेटें होती हैं वो आपस में टकराती नहीं है बल्कि क्षैतिज दिशा में गति करती हैं, यानी कि एक प्लेट आगे बढ़ेगी तो एक प्लेट पीछे बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं वो है नेक्स्ट क्वेश्चन है बैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के किन बलों को उत्तरदायी बताया। तो इसमें बेसिकली जो एल्फ्रेड बैगनर थे उन्होंने दो जो बल थे उसको महत्वपूर्ण बताया था, जिसमें सबसे पहले उन्होंने बताया था पोलर फ्लाइंग बल जो पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित था, और बताया था कि जो सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जो प्रभाव होता है घूर्णन का, वो भूमध्य रेखा पर देखने को मिलता है। और इसी की वजह से जो भूखंड थे वो अलग अलग हिस्सों में बट गए थे, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण महाद्वीप अपने स्थान से खिसक गए थे। तो ये पोलर फ्लाइंग बल में बैगनर ने बताया था। जो दूसरा बल था वो था ज्वारीय बल। तो जो ज्वार वगैरह उठता है समुद्र में तो उसकी वजह से भी जो भूखंड थे वो अलग हो गए। ठीक है, तो ज्वारीय बल सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है। इस आकर्षण बल के कारण महाद्वीपीय खंडों का विस्थापन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो दो बल थे वो बैगनर ने बताया था कि ये पृथ्वी पर जो महाद्वीपीय विस्थापन हुआ था उसके लिए हम इनको उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। ठीक है, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी को कितनी प्लेटों में विभाजित किया जाता है। तो इसमें कुछ जो प्लेट होती हैं उनको बड़ी प्लेट कहा जाता है और जो कुछ प्लेट होती हैं उनको छोटी प्लेटों में उनको विभाजित किया जाता है। तो अगर बड़ी प्लेटों की बात करते हैं तो यहाँ पर आज के टाइम पर हमें जो भी हमें महाद्वीप देखने को मिलते हैं, महासागर बड़े बड़े देखने को मिलते हैं, वो इसमें आते हैं। तो इसमें सबसे पहले अंटार्कटिक प्लेट आ जाती है, उत्तर अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियाई प्लेट। ठीक है, तो ये बड़ी प्लेटें होती हैं। छोटी प्लेटों में कोकोस, नज़का, अरेबियन, फिलीपीन और कैरोलिन प्लेट ये शामिल होती हैं। ठीक है, समुद्री तल की अगर हम इसको बात करते हैं इसके विभाजन के बारे में तो गहराई के आधार पर इसको तीन भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें सबसे पहले कॉन्टिनेंटल मार्जिन आता है जिसको महाद्वीपीय सीमा कहा जाता है, और महासागरों में महाद्वीप का जो हिस्सा होता है वो ये होता है। उसके बाद में महासागरीय मैदान आता है जिसको अवेसल्स प्लेन के नाम से जाना जाता है, और फिर अंत में आता है मध्य महासागरीय कटक रिजिस के बारे में, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि ये पर्वतों की एक श्रृंखला होती है महासागरों के अंदर में। ठीक है, अगर हम महाद्वीपीय सीमा की बात करते हैं तो ये जो सीमा होती है महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्र जो बेसिन होते हैं यानी कि जो मैदान होता है उसके बीच का हिस्सा होता है, यानी कि जो अबेसल्स प्लेन होते हैं और जो महासागर होता है, जो महाद्वीप होता है उसके बीच का जो हिस्सा होता है वो महाद्वीपीय सीमा या फिर कॉन्टिनेंटल मार्जिन कहलाता है। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं इसको भी तीन भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है महाद्वीपीय मग्न तट जिसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा होता है इसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है जो महाद्वीप का हिस्सा होता है और महासागरों में दबा हुआ होता है। उसके बाद में इसमें ढलान देखने को मिलती है जिसको कॉन्टिनेंटल स्लोप या फिर महाद्वीपीय ढाल कहा जाता है। फिर इसके बाद में आता है महाद्वीपीय उभार, कॉन्टिनेंटल राइज। ठीक है, तो जो भूमि होती है यहाँ पर थोड़ी सी उभरी हुई होती है इसको कॉन्टिनेंटल राइज या फिर महाद्वीपीय उभार कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो महाद्वीपीय सीमा होती है तीन भागों में विभाजित हुई होती है, जिसमें सबसे पहले मग्न तट आते हैं, महाद्वीपीय ढाल और उभार शामिल होता है। इसके बाद में आता है गहरे समुद्री बेसिन। अब गहरे समुद्री बेसिन जैसे अगर हम धरातल की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें जो मैदान होते हैं जलोढ़ निक्षेपों से बने हुए वो देखने को मिलते हैं। तो इसी तरीके से ये विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों व मध्य महासागरीय जो कटकों के बीच में पाए जाते हैं, यानी कि ये जो कह सकते हैं जो महाद्वीपीय सीमा वाला जो हिस्सा होता है और कटकें ये होती हैं, रिजिज होती हैं, तो उनके बीच वाला जो हिस्सा होता है मैदान होता है उसको अवेसल्स प्लेन या फिर समुद्री बेसिन कहा जाता है। ठीक है, तो ये विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों और मध्य महासागरीय कटकों के बीच में पाए जाते हैं। वितलीय मैदान
वह क्षेत्र है जहां महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसाद इनके तटों से दूर निक्षेपित होते हैं। यानी कि महाद्वीपों से जैसे जो नदियां वगैरह अपने साथ अवसाद लेकर आती हैं तो उनको जो महासागर होता है उसके तट पर निक्षेपित कर देती हैं, उसको डिपॉजिट कर देती हैं। लेकिन कुछ जो नदियाँ होती हैं जो बहुत अधिक मात्रा में हम कह सकते हैं अवसाद होता है उसको समुद्र के भीतर लेकर जाती हैं और उसको उसके वहाँ पर इकट्ठा कर देती हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पर निक्षेपित हो जाता है और वहाँ से गहरे समुद्री बेसिन का निर्माण होता है। इसके बाद में आता है मध्य महासागरीय कटक, मिड ओशनिक रिजिस। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि जो महासागर होती है जो ज्वालामुखी होती है वो मैग्मा को बाहर निकालता है और यहाँ से जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं उनका निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इन्हीं को मिड ओशनिक रिजेस या फिर मध्य महासागरीय कटक कहा जाता है। तो मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला बनाती है और महासागरीय जल में डूबी हुई होती हैं और पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली संभवतः सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में ये शामिल होती है। यानी कि पृथ्वी का जो धरातल होता है, क्योंकि जो महासागर है वो भी धरातल पर बने हैं और महाद्वीप है वो भी धरातल पर बने हैं, तो अगर हम पृथ्वी के धरातल की बात करते हैं तो सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला होती है वो यही पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं वह महाद्वीपों के विस्थापन के पक्ष में क्या प्रमाण दिए जा सकते हैं। यानी कि जो एल्फ्रेड बैगनर थे उन्होंने महाद्वीपों के बीच में जो विस्थापन था उसको प्रूफ करने के लिए कुछ एविडेंस दिए थे, उसकी बात करनी है। तो उन्होंने बताया था कि जो महाद्वीप है उसमें हमें साम्यता देखने को मिलती है। अगर हम महाद्वीपों के तटों की बात करते हैं तो अगर हम उन दोनों तटों को मिलाते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में ये जो दोनों महाद्वीप थे वो आपस में जुड़े हुए थे। उसके बाद महाद्वीपों के पार चट्टानों की आयु में समानता, यानी कि अलग अलग महाद्वीपों में हमें अलग अलग प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती हैं, तो उनकी जो प्रकृति होती है, उनकी आयु होती है वो भी समान है। टिलाइट होते हैं, टिलाइट यानी कि जो ग्लेशियर्स वगैरह अपने साथ डिपॉजिट लेकर आते हैं तो उनको एक जगह पर छोड़ देते हैं, अपने साथ मलबा वगैरह लेकर आते हैं तो उनको एक जगह पर छोड़ देते हैं, तो वो टिलाइट कहलाते हैं। और ये जो भूमध्य रेखा थी, भूमध्य जो हम कह सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध था भूमध्य रेखा के आसपास, तो वहाँ पर हमें 6 अलग अलग जगहों से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में प्लेशर निक्षेप या फिर हम कह सकते हैं जो गोल्ड डिपोजिशन होते हैं, गोल्डन डिपॉजिट्स होते हैं, वो हमें अलग अलग जगह से प्राप्त हुए। वो निकले कहीं और से हैं, उनके स्रोत कहीं और से मिले हैं, लेकिन उनका जो स्थान है जो वर्तमान में मिले हैं वो कहीं और से हैं। तो इसके आधार पर भी कहा जाता है कि ये जो दोनों स्थान थे वो प्राचीन काल में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। फिर जीवाश्मों में का जो वितरण था वो भी किसी प्रकार से देखने को मिलता है कि वही सेम जीव भारत में हमें देखने को मिलता है, वही अफ्रीका में मिलता है। ठीक है, वही सेम जीव हम कह सकते हैं ब्राज़ील में, वही घाना में है। तो इस तरीके से जो जीवाश्मों का वितरण है उसके माध्यम से भी विस्थापन को प्रूफ करने की कोशिश की गई थी। अगर हम सबसे पहले महाद्वीपों में साम्यता की बात करते हैं तो इसके आकार को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इनके आमने सामने की जो तट रेखा होती है तो उसमें हमें साम्यता दिखाई देखने को मिलती है, साम्यता दिखती है। तो इसके आधार पर भी कहा जा सकता है कि ये जो महाद्वीप थे प्राचीन काल में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अगर हम महासागरों के महाद्वीपों के पार चट्टानों की बात करते हैं तो इसकी आयु में हमें समानता देखने को मिलती है। तो वर्तमान में 2 महाद्वीप एक दूसरे से दूर हैं, उनकी चट्टानों की आयु में समानता मिलती है, उनकी जो प्रकृति है उसमें भी समानता देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पर बात की गई है, प्राचीन शैल समूह की एक पट्टी ब्राज़ील तट या फिर दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है और उसी प्रकार की जो शैल हैं, चट्टानें हैं, वो हमें जो पश्चिमी अफ्रीका है उसके तट पर मिलती हैं। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि ये दोनों महाद्वीप तो प्राचीन काल में एक साथ थे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं टिलाइट के बारे में तो ये हिमानी निक्षेप या फिर जो ग्लेशियर्स वगैरह अपने साथ हम कह सकते हैं जो मटेरियल होता है उसको लेकर आते हैं तो उसको एक जगह पर डिपॉजिट कर देते हैं, उसको टिलाइट कहा जाता है। तो उससे निर्मित अवसादी चट्टानें हैं। ऐसे निक्षेपों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 अलग अलग जगहों से हमें मिलते हैं। ठीक है, तो इनके प्राचीन काल में एक साथ होने का प्रमाण देते हैं। इसके बाद में प्लेशर निक्षेप आते हैं। सोना युक्त शिराएं ब्राज़ील में पाई जाती हैं, जबकि प्लेशर जो निक्षेप होते हैं वो घाना में मिलते हैं। यानी कि सोना निकला तो ब्राज़ील में था लेकिन उसके जो निक्षेप होते हैं वो हमें घाना में मिलते हैं। तो इससे भी ये प्रमाणित हो जाता है कि दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका कभी एक साथ एक जगह पर इकट्ठित थे। उसके बाद में जो अगला तर्क दिया था वो था जीवाश्मों का वितरण। कुछ महाद्वीपों पर ऐसे जीवों के अवशेष मिलते हैं जो वर्तमान में उस स्थान पर नहीं है। ठीक है, तो इसके आधार पर भी ये बात कही जाती है। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा वो है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम है भू आकृतिक प्रक्रियाएं। यानी कि हमारे अर्थ पर हमें जो भी भू आकृति देखने को मिलती है उसके पीछे कौन कौन से कारक होते हैं, वो किस प्रकार से निर्मित होती है। ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, वेदरिंग क्या है, यानी कि अपक्षय क्या है, अपक्षय गतिविधियां कैसे काम करती हैं, यानी कि अपक्षय कितने प्रकार का होता है उसकी हमें बात करनी है। तो जो अपक्षय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें बाहरी कारकों के द्वारा विघटित और अपघटित होती रहती हैं। यानी कि जो चट्टानें होती हैं
उनका जो टूटने का प्रोसेस होता है, टूटने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपक्षय कहा जाता है। जैसे जो चट्टानें होती हैं वो पवन, वर्षा, तापमान, सूक्ष्म जीवाणु, जीव जंतु, इन सभी के माध्यम से टूटती हैं। इसमें मौसम और जो जलवायु होते हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक होते हैं। तो इनमें परिवर्तन के कारण, यानी कि किसी क्षेत्र में जब मौसम और जो जलवायु होती है उसमें परिवर्तन आता है, तो ये जो अपक्षय की जो प्रक्रिया होती है वो घटित होती है। फिर अगर हम इसके प्रकार की बात करते हैं, यानी कि ये जो गतिविधियां होती हैं, अपक्षय की जो गतिविधियां होती हैं, 3 तरीके से काम करती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है रासायनिक अपक्षय, दूसरा है भौतिक या फिर आंतरिक अपक्षय भी इसको बोलते हैं, और जो लास्ट है, थर्ड जो है, जिसको बोलते हैं जैविक अपक्षय प्रक्रियाएं। ठीक है, तो इन सभी के बारे में आगे क्वेश्चंस आएंगे तब हम इनको समझेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भौतिक अपक्षय क्या है। यानी कि कोई भी जो चट्टान होती है, कोई पदार्थ होता है, उसका भौतिक रूप से विघटन होता है तो उसको भौतिक अपक्षय कहा जाता है। तो भौतिक अपक्षय के कारण चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, जिनके लिए गुरुत्वाकर्षण बल, तापमान में परिवर्तन, ठीक है, जो भी परिस्थितियाँ होती हैं उनका अदल बदल कर आना, ठीक है, तो ये जितने भी कारक होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि जो चट्टान होती है वो उसका जो बाहरी रूप होता है उसमें परिवर्तन आता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, तो वो भौतिक अपक्षय कहलाती है। इसके लिए गुरुत्वाकर्षण बल, तापमान में परिवर्तन, ये जो परिस्थितियाँ होती हैं ये जिम्मेदार होती हैं। फिर अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं वो है रासायनिक अपक्षय, केमिकल वेदरिंग क्या है, यह कितने प्रकार की, ये कितने प्रकार से होता है। तो अगर हम केमिकल वेदरिंग की बात करते हैं तो ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा चट्टानें और जो खनिज होती हैं उनका रासायनिक रूप से टूटना या फिर बदलना शामिल होता है। यानी कि जो चट्टानें होती हैं, खनिज होती हैं, जब वो आपस में रिएक्शन करती हैं, एक हम कह सकते हैं अतःक्रिया करती हैं, तो उससे क्या होता है, कुछ जो केमिकल होते हैं वो विघटित होते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप जो चट्टानें होती हैं उनका विघटन हमें देखने को मिलता है। अगर हम इसके टाइप की बात करते हैं तो इसमें विलयन, कार्बोनेशन, जलयोजन और ऑक्सीकरण, ये सब शामिल होती हैं। तो ये जो चार प्रकार होते हैं रासायनिक अपक्षय के होते हैं। अगर हम एक एक करके बात करते हैं, सबसे पहले विलयन की बात करते हैं, तो चट्टाने में मौजूद कई प्रकार के जो खनिज होते हैं जल में घुल जाते हैं, जैसे नाइट्रेट, सल्फेट, पोटेशियम, और इस तरह अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों तथा आर्द्र जलवायु में ऐसे खनिजों से युक्त शैलों का अपक्षय हो जाता है। यानी कि कुछ ऐसे खनिज होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, और जहाँ पर हमें ज़्यादा आर्द्र जलवायु देखने को मिलती है, जहाँ पर ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है, वहाँ पर ये जो चट्टानें होती हैं वो विघटित हो जाती हैं, और इन चट्टानों में ये जो तत्व होते हैं वो शामिल होते हैं, उनमें विद्यमान होते हैं। फिर अगर हम अगले टाइप की बात करते हैं वो है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन में क्या होता है, वर्षा के जल में घुली हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे कार्बनिक जो एसिड होता है उसका निर्माण होता है, और जब वो एसिड चट्टानों में जाता है तो जो चूनायुक्त चट्टानें होती है उनको विघटित कर देता है, जिसकी वजह से हमें अपक्षय देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम अगले प्रकार की बात करते हैं वो है जल योजन। तो इसमें जो चट्टानें होती हैं कुछ जल को सोख लेती हैं और इसकी वजह से वो कमज़ोर होकर टूट जाती हैं। उसके बाद में आता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण आपको बताया था क्या होता है कि कोई भी जो चीज़ होती है जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो उसमें जंग लग जाती है और वो कमज़ोर होकर टूट जाती है। तो ऑक्सीकरण का एक उदाहरण है लोहे पर जंग लगना, ठीक है, तो इसका एक अच्छा उदाहरण है। चट्टानों के ऑक्सीकरण ऑक्सीजन गैस के संपर्क में आने से यह प्रक्रिया घटित होती है, और यह प्रक्रिया वायुमंडल एवं ऑक्सीजन युक्त जो जल होता है उसके मिलने से होती है। ये बात होगी केमिकल वेदरिंग, रासायनिक अपक्षय के प्रकारों के बारे में। आगे हम बात करते हैं जैविक क्रियाएं किस प्रकार मृदा निर्माण में सहायक होती हैं। तो जैविक क्रियाओं से उत्पन्न अपक्षय के द्वारा ही जो नई सतह होती है उसका निर्माण होता है। यानी कि जो जैविक क्रियाएं होती हैं जिसमें जीव जंतु और जो हम कह सकते हैं छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो शामिल होते हैं। तो इसी की वजह से वो पदार्थों का अपक्षय करते हैं, इसी से जो हमें नई जो सतह होती है वो प्राप्त होती है, जिसमें चींटी, दीमक, केंचुए, कृतक, ये सभी होते हैं कीटों का मृदा निर्माण में इनका काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो मृदा होती है उसको बार बार ऊपर नीचे करके, और जो उपजाऊ मृदा होती है उसको नीचे से ऊपर लेकर आते हैं, और जो अनुपजाऊ मृदा होती है उसको ऊपर से नीचे लेकर जाते हैं। तो ये बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं, जिसकी वजह से नई जो परत होती है वो हमें प्राप्त होती है। केंचुए जो होते हैं रासायनिक मिट्टी का गठन करने में सहायक होते हैं। आपको पता होगा जो केंचुआ होता है मिट्टी में क्या काम करता है कि जो मिट्टी होती है उसको खाता है, और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैविक खाद होती है, उसका निर्माण करता है, और इसीलिए जो केंचुआ होता है उसको किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है, तो जो रासायनिक मिट्टी होती है उसका गठन करने में सहायक होते हैं। फिर इन जीवों द्वारा बिल खोदने के कारण मृदा की जो सतह होती है उसमें भी परिवर्तन आता है, क्योंकि जो अंदर से जो उपजाऊ मृदा होती है जिसमें मृत जो जीव जंतु होते हैं उनका जो ह्यूमस वगैरह होता है, अपशिष्ट होता है, वो ऊपर आता है। ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होता है, और ये जो जैव पदार्थ होते हैं ह्यूमस प्रदान करते हैं ऊपर वाली परत को। अब इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपना काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो ह्यूमस को खाते हैं, उसको गलाते हैं। ठीक है, तो वो जो खाने गलाने के बाद का जो पदार्थ होता है काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ माना जाता है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मृदा निर्माण में सहायक प्रमुख कारक कौन कौन से होते हैं। तो मृदा का जो निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसमें 5 जो कारक होते हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है मूल पदार्थ। मूल पदार्थ में इसमें जो अपक्षय का जो निक्षेप होता है, जो वेदरिंग डिपोजिशन होता है, वेदर्ड मटेरियल होता है, वो इसमें काम आता है, वो इसका हम कह सकते हैं पेरेंट मटेरियल होता है, मूल पदार्थ होता है। उसके बाद में जो जलवायु होती है वो मृदा निर्माण को प्रभावित करती है। अगर मृदा ठंडी जलवायु में है तो वहाँ पर ह्यूमस जो होगा वो अत्यधिक मात्रा में होगा, क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह जो होंगे उनमें वृद्धि जो होगी बहुत कम होगी, तो इसी वजह से जो बैक्टीरिया होंगे वो ह्यूमस को ख़त्म नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम गर्म जलवायु की बात करते हैं तो वहाँ पर ह्यूमस की मात्रा में कम देखने को मिलती है, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो ह्यूमस को ख़त्म कर देते हैं, उसको विघटित कर देते हैं। उच्चावच जो होता है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा का प्रकार अलग होता है, लेकिन अगर हम मैदानी क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ पर मृदा जो होगी वो हमें अलग प्रकार की देखने को मिलती है। जो जैविक क्रियाएं होती हैं वो भी मृदा निर्माण को प्रभावित करती हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये अपनी अपनी क्रियाएं करते हैं जिसकी वजह से मृदा प्रभावित होती है। और जो समय होता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि जो मृदा होती है उसका चट्टानों से हम कह सकते हैं निर्माण होता है, ठीक है। तो जो मूल पदार्थ होता है वो चट्टानों का अपक्षय होता है, निक्षेप होता है। तो एक समय के बाद में जाकर जो मृदा होगी वो हम कह सकते हैं मैच्योर होगी, तो जो समय होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो एक एक करके हम बात करते हैं। अगर हम मूल पदार्थों की बात करते हैं, पेरेंट मटेरियल की बात करते हैं, तो मृदा निर्माण का आधार शैल या फिर निक्षेप होता है, यानी कि चट्टानें, और चट्टानों का जो अपक्षय करने के बाद में जो भी मटेरियल बचता है जिसको वेदर्ड मटेरियल कहा जाता है, तो वो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वही आगे चलकर एक टाइम के बाद में मृदा का रूप ले लेता है। इसमें 2 प्रकार की जो शैलें होती हैं, 2 निक्षेप होते हैं वो हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें सबसे पहले स्थानीय शैल आती है, यानी कि लोकल जो निक्षेप होते हैं वो इसमें आते हैं। एक चट्टान उसी स्थान पर है, वहीं पर अपक्षयित होती है, वहीं पर विघटित होती है और वहीं पर मिट्टी का रूप ले लेती है, मृदा का रूप ले लेती है, तो वो स्थानीय शैल कहलाती है, ठीक है। उसके बाद में आती है परिवहनकृत निक्षेप, यानी कि एक जो चट्टान है, एक जो शैल है, वो एक जगह से वहाँ पर विघटित हुई और उसका जो मटेरियल था, निक्षेप थे, वो दूसरी जगह पर चले जाते हैं, तो वो परिवहनकृत निक्षेप कहलाता है। तो बाहरी स्रोत से आई जो मृदा होती है वो इसके अंतर्गत आती है। इसके बाद में जो टोपोग्राफी होती है, जिसको स्थलाकृति कहा जाता है, वो भी मृदा निर्माण को प्रभावित करती है, जिसमें ढलान और स्थल का आकार, मृदा की गहराई है और जो विकास होता है उस पर अपना प्रभाव डालते हैं। यानी कि जहाँ पर पर्वत वाला जो एरिया है, पठार वाला, पहाड़ वाला जो एरिया है, वहाँ पर मृदा में गहराई काफ़ी कम पाई जाएगी, क्योंकि वहाँ पर ढलान है, तो जो नदियाँ वगैरह, वहाँ पर बारिश वगैरह होती है, तो वो अपने साथ जो मृदा होती है उसको भाकर ले आती है। लेकिन अगर हम समतल क्षेत्रों की बात करते हैं, समतल मैदानों की बात करते हैं, तो वहाँ पर मृदा की जो गहराई होगी वो ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अगर हम पहाड़ों पर जाते हैं तो वहाँ पर हमें तीव्र ढाल देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर मृदा की जो परत होगी काफ़ी ज़्यादा पतली पाई जाती है। इसके बाद अगर हम सपाट क्षेत्रों की समतल मैदानों में जाते हैं तो वहाँ पर गहरी और मोटी मृदा की परत हमें देखने को मिलती है। तो ये बात होगी टोपोग्राफी की। अगला जो फैक्टर है वो है क्लाइमेट, जिसको जलवायु कहते हैं। तो जो जलवायु होता है, ठंडी जलवायु में अलग मृदा पाई जाती है, जो गर्म जलवायु होती है वहाँ पर अलग मृदा हमें देखने को मिलती है। तो रासायनिक और जैविक क्रियाएँ जलवायु के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं। जहाँ पर अगर ठंडी जलवायु है तो वहाँ पर जैविक प्रक्रियाएं होंगी, रासायनिक जो क्रियाएं होंगी वो अलग होंगी, गर्म जलवायु में अलग होंगी। तो ठंडी जलवायु में जो ह्यूमस होगा वो अधिक होगा, क्योंकि बैक्टीरिया की जो वृद्धि होगी वो धीमी होगी, बैक्टीरिया वहाँ पर पनप नहीं पाएंगे, तो इसी वजह से ह्यूमस होता है उसको विघटित नहीं कर पाते हैं। इसके बाद अगर हम उष्ण जलवायु की बात करते हैं, गर्म जलवायु की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो जैव पदार्थ होते हैं जल्दी ही ऑक्सीकृत हो जाते हैं और ह्यूमस यहाँ पर हमें कम देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी वृद्धि काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है जैविक क्रिया, जिसको बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कहा जाता है। इसमें जो पौधे होते हैं, जीव होते हैं, जैव पदार्थ, नाइट्रोजन या फिर नमी होती है उसको ज़मीन के अंदर लेकर जाते हैं। अगर ह्यूमस की बात करते हैं तो पौधे के जो अवशेष होते हैं उससे मृदा की उर्वरता या फिर उसका जो उपजाऊपन होता है, फर्टिलिटी होती है, वो बढ़ती है। जो कीट पतंगे होते हैं, छोटे छोटे कीट होते हैं, मृदा की जो संरचना होती है उसको बदलते रहते हैं, जिसमें चींटी, दीमक, केंचू ये सब आते हैं, तो मृदा को ऊपर नीचे करने से उसकी जो संरचना होती है, उसकी जो बनावट होती है उसको प्रभावित करते हैं। अगला जो लास्ट फैक्टर है वो है समय। समय के साथ जो मृदा होती है वो परिपक्व होती है, मैच्योर होती है। नई मृदा जो होती है वो युवा होती है, लेकिन जो पुरानी मृदा होती है वो परिपक्व मानी जाती है, मैच्योर मानी जाती है, ठीक है। तो ये जो फैक्टर थे ये मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं वो है पटल विरूपण किन कारणों से हुआ है। तो जब पटल विरूपण या फिर हम कह सकते हैं जब हमने पृथ्वी के आंतरिक बलों को पढ़ा था, अंतर्जनित जो बल थे, इंडोजेनिक जो फोर्सेस थी उनको पढ़ा था, तो वहाँ पर हमें 2 प्रकार के बल देखने को मिलते थे। सबसे पहले पटल विरूपण और आकस्मिक क्रियाएं। तो पटल विरूपण जो
हम कह सकते हैं प्रक्रियाएं थी वो एक लंबे टाइम में स्थान लेती थी, लेकिन जो आकस्मिक क्रियाएं थी वो अचानक से हो जाती थी, जिसमें भूकंप और ज्वालामुखी मुख्य थे। पटल विरूपण में दो प्रकार की गतिविधियां होती थी, दो प्रकार की प्रक्रियाएं हमें देखने को मिलती थी, जिसमें सबसे पहले अपेरोजेनिक जो फोर्सेस थे वो काम करते थे, और फिर तीक्ष्ण बलयन जिसको पर्वतनी के नाम से जाना जाता था। अपेरोजेनिक जो बल होता है वो बेसिकली जो महासागर होते हैं और जो महाद्वीप होते हैं उनके निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो जब जो स्थल होता है वो ऊपर की ओर उठता है तो वहाँ पर महाद्वीपों का निर्माण होता है, और जो जब स्थल होता है नीचे की ओर धंसता है तो वहाँ पर महासागरों का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो अपेरिजेनिक में हमने इसको समझा था। फिर हमने समझा था कि जो पर्वतनी होता है उससे जो पर्वत होते हैं उनका निर्माण होता है। तो ये सब समझा था। तो हमें ये बात करनी है कि जो पटल विरूपण हुआ है किन कारणों से हुआ है। तो पटल विरूपण के अंतर्गत वे सभी प्रक्रियाएं आती हैं जो भूपर्पटी को संचालित करती हैं, उत्पादित करती हैं और निर्मित करती हैं, वे सभी इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। यानी कि जो भूपर्पटी पर परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती हैं वे सारी की सारी पटल विरूपण प्रक्रियाएं कहलाती हैं। तीक्ष्ण वलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण करने वाली पर्वतनी प्रक्रियाएं यहाँ पर होती हैं। धरातल पर बड़े भाग के उत्थान और उसकी विकृति में संलग्न महाद्वीप रचना भी इसी के अंतर्गत आती है, यानी कि पर्वतों का निर्माण जो होता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है, और जो महासागर महाद्वीप होते हैं उनका निर्माण भी इसी के अंतर्गत शामिल होता है। तो इसमें प्लेट विवर्तनी के द्वारा ये जो पटल विरूपण की जो घटनाएं होती हैं पृथ्वी पर घटित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं वो है बृहद संचलन की प्रक्रिया को कौन से कारक जो है वो सक्रिय करते हैं या फिर उसको प्रभावित करते हैं। तो जो पदार्थ होते हैं उसके टिकने के आधार का हटना, यानी कि जिस भी आधार पर कोई भी पदार्थ टिका होता है अगर वो हट जाता है तो बृहद संचलन हमें देखने को मिलता है। ढालों की प्रवणता यानी कि तीव्रता, जो ढाल वगैरह होते हैं उनकी तीव्रता जो होती है बृहद संचलन को प्रभावित करती है। अत्यधिक वर्षा के कारण, भूकंप की वजह से, विस्फोट या फिर जो मशीनों का कंपन होता है उसकी वजह से भी बृहद संचलन हमें देखने को मिलता है। या फिर कई सारी ऐसी जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक रिसाव होता है उसकी वजह से भी जो मास मूवमेंट होता है जिसमें मलबा वगैरह ये सब जो ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं वो लेकर आते हैं वो देखने को मिलता है। जलाशयों और नदियों से भारी मात्रा में जो जल निष्कासन होता है उसके माध्यम से भी हमें ये सब देखने को मिलता है। फिर अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपक्षय का महत्व क्या है, तो अपक्षय की वजह से क्या होता है, जब अपक्षय होता है तो जो चट्टानें होती हैं छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं जिसकी वजह से मृदा का निर्माण होता है। अपक्षय की वजह से चट्टानों में जो मूल्यवान खनिज होते हैं वो भी बाहर आते हैं, क्योंकि जब जो चट्टान अपक्षयित होती है तो जो मटेरियल होता है उसके चारों तरफ, पदार्थों के चारों तरफ वो हटता है और अंदर जो खनिज होते हैं वो बाहर आते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो जाते हैं और जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो अपक्षय है वो बेसिकली तीन, हम कह सकते हैं उसका तीन महत्व हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मृदा के निर्माण में सहायक होती है, जो मूल्यवान खनिज होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और एक जगह पर जाकर वो इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उनका उपयोग कर पाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ज्वालामुखीयता अंतर्जनित प्रक्रियाओं का एक हिस्सा है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि हमें ये बताना है कि जो ज्वालामुखी है वो किस तरीके से अंदर जो प्रक्रियाएं चल रही होती हैं उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो पृथ्वी पर सबसे ऊपरी परत में, ऊपरी सतह में बनी दरार या छिद्र से नीचे के पिघले पत्थर या अन्य सामग्री लावा और गैस के रूप में बाहर आती है, इसी को ज्वालामुखीता कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी की जो सतह है, मेंटल वाले भाग में जो पदार्थ होते हैं वो लावा के रूप में, मैग्मा के रूप में पृथ्वी की सतह पर आते हैं तो उसको ज्वालामुखी कहा जाता है। लावा का ऊपर आना और वहाँ जमकर ठोस रूप लेना दोनों ही इस प्रक्रिया में शामिल होता है। ठीक है, तो यहीं से हमें जो चट्टानें होती हैं वो देखने को होती हैं, इसी की वजह से चट्टानें निर्मित होती हैं। ज्वालामुखीता भूपटरी की संरचना तथा सतह को प्रभावित करती है। इस प्रकार ज्वालामुखीता आंतरिक बलों का ही एक हिस्सा माना जाता है। ठीक है, अगला जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है भू आकृतियाँ एवं उनका विकास। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हम उनको समझेंगे कि कौन कौन से स्थल रूपों का निर्माण होता है। तो ये एक ओवरव्यू है कि कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ हैं, किस रूप की हैं, ठीक है, कौन कौन से स्थल रूप हैं और किस तरीके से उनका निर्माण होता है। तो ये एक ओवरव्यू, आप इसको देख सकते हो। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है गॉर्ज और कैनियन में क्या अंतर है। तो अगर हम गॉर्ज की बात करते हैं तो एक गहरी संकरी घाटी होती है जिसके दोनों किनारे जो होते हैं तेज ढाल वाले होते हैं। कैनियन के किनारे भी खड़ी ढाल वाले होते हैं और गॉर्ज की तरह ही गहरे होते हैं। कैनियन की जो चौड़ाई होती है तल तथा ऊपरी भाग में लगभग समान होती है, लेकिन गॉर्ज की बात करते हैं तो तल में कम और ऊपरी भाग में अधिक गहराई देखने को मिलती है। कैनियन का जो निर्माण होता है वो अपसादी चट्टानों के स्थानांतरण से होता है, यानी कि जब उनका अपक्षय होता है तो कैनियन का निर्माण होता है, और जो गॉर्ज होते हैं कठोर चट्टानी क्षेत्रों में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये इन दोनों की फोटो है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये है गॉर्ज, इसको गॉर्ज घाटी कहा जाता है, और ये जो है कैनियन है। तो इसके अगर हम ढाल की बात करते हैं काफ़ी ज़्यादा तीव्र है,
जो इनकी चौड़ाई है ऊपर वाले हिस्से में और नीचे वाले में बराबर पाई जाती है, ठीक है। और इनका जो निर्माण होता है, जो अवसादी चट्टानें होती हैं, जब उनमें विघटन होता है, उनका अपक्षय होता है, तब इनका निर्माण होता है। लेकिन अगर हम गॉर्ज की बात करते हैं तो इनका जो आधार वाला जो हिस्सा होता है उसमें कम चौड़ाई, और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पर ज़्यादा चौड़ाई देखने को मिलती है। ढालें तीव्र होती हैं इसमें, और जो कठोर चट्टानें होती हैं वहाँ पर इनका निर्माण होता है, वहाँ पर ये बनते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है हिमनद द्वारा निर्मित अपर्दित स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। तो हिमनद क्या होता है कि पृथ्वी पर परत के रूप में हिम प्रवाह या फिर पर्वतीय ढालों से घाटियों में रैखिक प्रवाह के रूप में बहते हिम सहनती को हिमनद कहा जाता है। यानी कि जो हिम सहनती होती है, जो बर्फ़ होती है, जब वो एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है और जब उसमें मूवमेंट होता है तो वो ग्लेशियर्स या फिर हिमनद कहलाता है। जो हिमनद होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, कुछ जो प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर या इससे कम ये प्रभावित होते हैं, और इनके प्रभाव का मुख्य रीजन क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो ये हिमनद होता है। इसके बाद अगर हम इसके स्थलरूपों की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सबसे पहली जो स्थलाकृति है वो है सर्क। तो हिमानी के ऊपर वाले तल पर अपर्दन होता है, जिसमें क्या होता है, खड़ी ढाल वाले कुछ गर्त या फिर खड्डे बन जाते हैं, जिन्हें सर्क कहा जाता है, कुछ इस प्रकार से। तो जब यहाँ पर अपर्दन होता है तो यहाँ से एक गर्त बन जाती है, जिसकी जो ढालें होती है काफ़ी ज़्यादा तीव्र होती हैं, तो इसी को सर्क के नाम से जाना जाता है। अगली जो स्थल रूप है वो है, हम कह सकते हैं, श्रृंग। तो श्रृंग क्या होता है? तो जब दो शर्क एक दूसरे से विपरीत दिशा में मिलते हैं तो एक जो नुकीली चोटी होती है उसका निर्माण होता है, और इसी को श्रृंग के नाम से जाना जाता है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो जब दो, हम कह सकते हैं, शर्क आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर एक चोटी को बनाते हैं, जिसी को हॉर्न या फिर श्रृंग कहते हैं। अगला जो स्थल रूप है वो है हिमनद घाटियाँ या फिर गर्त, जिसको यू आकार की घाटी कहा जाता है। इनकी जो ढालें होती हैं काफ़ी ज़्यादा चिकनी होती हैं, तीव्र होती हैं, ठीक है। और ये जो घाटी होती है यहाँ पर मलबा हमें देखने को मिलता है, और इसका जो चट्टानी भाग होता है, धरातल होता है, वहाँ पर कई प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है महासागरीय तरंगों द्वारा निर्मित अपर्दित स्थल रूप कौन कौन से हैं? तो महासागर की जो धाराएं होती हैं वो कुछ प्रकार की स्थल रूपों का निर्माण करती हैं जब वो अपर्दन करती हैं। तो इसमें सबसे पहले भृगु, वेदिकाएं, कंदराएं और स्टैक, स्टैम्प, सी आर्क, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये चार हैं। इसके बाद में अगर हम सबसे पहले बात करते हैं भृगु की, तो ये क्या होता है? सबसे पहले यहाँ से समझते हैं, भृगु को बोलते हैं क्लिफ। तो ये चट्टानी जो खड़े खड़े भाग होते हैं इनको भृगु कहा जाता है, इन्हीं को क्लिफ के नाम से जाना जाता है। तो ये समुद्री किनारों पर ऊंची खड़ी चट्टानों के रूप में पाए जाते हैं, जो तरंगों के घर्षण से बने होते हैं। ये समुद्री भृगु की तलहटी पर, यानी कि जो तल होता है वहाँ पर एक समतल या फिर मंद ढाल वाला प्लेटफॉर्म पाया जाता है, ठीक है, जिसको बीच के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद में आता है वेदिकाएं। तो ये जो प्लेटफॉर्म जब थोड़े से ऊपर उठ जाते हैं, औसत ऊंचाई से ऊपर उठ जाते हैं, तो इन्हीं को तरंग घर्षित वेदिकाओं के नाम से जाना जाता है। अगला जो स्थल रूप है वो कहलाता है कंदरा, जिसको केव कहा जाता है। तो जो भृगु होती है उसमें जो समुद्री जल होता है, धाराएं होती हैं, जब वो घर्षण करती हैं तो कुछ रिक्त स्थान को बना देती है, इसी को समुद्री कंदराओं के नाम से जाना जाता है। अगला जो स्थल रूप है वो है स्टैक। तो जो हम कह सकते हैं जो क्लिफ होती है, भृगु होती है, उसमें लगातार घर्षण होता रहता है, तो उसका जो एक हिस्सा होता है वो अलग हो जाता है पूरे हिस्से से, ठीक है। तो इसी को सी स्टैक के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद में जो स्टैक होता है उसमें भी अपर्दन होता है और वो और छोटा हो जाता है, जिसको सी स्टैम्प के नाम से जाना जाता है। जब भृगु के दोनों तरफ आर पार हमें दिखने लगता है, जल प्रवाहित होता है, तो वहाँ पर एक स्थान बन जाता है, ठीक है, तो जिसको सी आर्क के नाम से जाना जाता है। तो ये जो समुद्री धाराएं थी उनके माध्यम से कुछ स्थल रूपों का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं भौमजल अपर्दन कारक के रूप में सागर जो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अनेक स्थल रूपों का निर्माण करता है, कथन को स्पष्ट करना है। तो जो भौमजल होता है, ग्राउंड वाटर होता है, वो कुछ प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण करता है, जिसमें सबसे पहले विलयरंध्र, गोलरंध्र, निपातिरंध्र, युवाला, लैपिस और डोलाइन शामिल होता है। अब हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम इसकी फोटो देखते हैं, ठीक है, तो इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो विलयरंध्र क्या होता है कि जो अर्थ होता है वहाँ पर जो जल होता है वो एक खड्डा सा छोटा सा बना देता है, जिसको विलयरंध्र कहा जाता है। जब ये और ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो ये घोलरंध्र का रूप ले लेता है, और जब घोलरंध्र और ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो ये घाटी सिंह या फिर युवाला बन जाता है, ठीक है। अगर हम लैपिस की बात करते हैं तो जो भौमजल होता है तो पूरा स्थान खाली कर देता है, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रकार की जो कटक होती है, रिजेस होती है, उनका निर्माण करता है, इन्हीं को लैपिस के नाम से जाना जाता है। और अगर हम इनकी बात करते हैं, ये है निक्षेपित स्थल रूप, यानी कि जो भौमजल अपने साथ में डिपोजिशन लेकर आता है, सेडिमेंट लेकर आता है, उसको एक जगह पर डिपॉजिट कर देता है, एक जगह पर निक्षेपित कर देता है, तो इन स्थल रूपों का निर्माण होता है। सबसे पहले स्तंभ बनता है, यानी कि जो भौमजल जल लेकर आता है अपने साथ सेडिमेंट लेकर आता है जल के साथ में, तो एक स्तंभ या फिर हम कह सकते हैं दीवार के रूप में खड़ा हो जाता है, इसी को स्तंभ कहा जाता है। उसके बाद में आता है स्टेलेग्माइट। तो नीचे की तरफ से
एक नुकीला हिस्सा खड़ा हो जाता है, इसी को स्लैगमेनाइट कहा जाता है। इसके बाद में आता है स्टैलेक्टाइट। तो ऊपर की तरफ से एक जो हिस्सा होता है ऊपरी सतह से जुड़ा होता है, तो इसी को स्टैलेक्टाइट कहा जाता है। अगर हम इनकी डेफिनेशंस की बात करते हैं तो घोलरंध्र ये कीप के आकार के गर्त होते हैं जो ऊपर से वृत्ताकार होते हैं, और इनकी जो गहराई होती है आधा मीटर से 30 मीटर या फिर उससे भी अधिक हो सकती है। फिर अगर हम विलयरंध्र की बात करते हैं तो ये कुछ गहराई पर घोलरंध्र के निचले भाग से जुड़े होते हैं, चूना पत्थर चट्टानों के तल पर गुलन क्रिया से ये जो है बनते हैं। इसके बाद में अगर हम युवाला की बात करते हैं तो जब घोलरंध्र बड़े हो जाते हैं तो घाटी सिंक या फिर युवाला का रूप ले लेते हैं। लेपिस आपको पता है धीरे धीरे चुनायुक्त चट्टानों के अधिकतर भाग गर्ती या फिर खाइयों में बदल जाते हैं और पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित पतले और नुकीले कटक रह जाते हैं, रिजिज रह जाते हैं, इन्हीं को लेपिस के नाम से जाना जाता है। फिर अगर हम अगला जो स्थल रूप है वो है डोलाइन। तो जब विलयरंध्र भी घुलन से बड़े हो जाते हैं, यानी कि जब विलयरंध्र और बड़े हो जाते हैं तो वो डोलाइन का रूप ले लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है पेडिमेंट और पेडिप्लेन में क्या अंतर होता है। तो पेडिमेंट और पेडिप्लेन की अगर हम बात करते हैं तो पेडिमेंट जो होते हैं हल्की ढाल वाला चौड़ा और सपाट चट्टानी सतह है जो पहाड़ों या फिर जो पहाड़ी होती है उनके आधार पर या फिर उसका जो तल होता है वहाँ पर पाया जाता है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो चट्टानी होती है उसके जो तल होता है वहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, पेडिमेंट। ठीक है, यह मुख्य रूप से अपरदन प्रक्रियाओं के कारण बनता है जहाँ पानी और हवा पहाड़ के सामने से अपक्षयित सामग्री को हटाकर एक समतल जगह यहाँ पर छोड़ देते हैं। फिर जब कई सारे पेडिमेंट आपस में मिल जाते हैं तो पेडिप्लेन का निर्माण करते हैं। तो एक विस्तृत लहरदार मैदान होता है जो कई पेडिमेंटों के साथ मिल जाने के परिणाम स्वरूप बनता है। यह अपरदन जारी रहता है और पहाड़ जो होता है नीचे नीचे धीरे धीरे घिसकर पेडिमेंट जो पड़ोसी पहाड़ होते हैं उनके साथ मिलकर एक व्यापक समतल मैदान बना लेता है जिसी को पेडिप्लेन कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसकी फोटो है। तो एक जो पेडिमेंट होता है वो क्या होता है, पहाड़ जो होता है उसके समतल पर पाया जाता है और जो भी अपक्षयित होकर जो भी मटेरियल आता है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, और जब कई सारे पेडिमेंट आपस में मिल जाते हैं तो वहाँ पर पेडिप्लेन का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमोड के विभिन्न प्रकार बताइए। तो हिमोड जो होता है 4 प्रकार का होता है जिसमें सबसे पहले अंतस्थ हिमोद आता है। तो जो हिमनद होता है उसका जो अंतिम भाग होता है वहाँ पर इसका निर्माण होता है। इसके बाद में पार्श्विक हिमोड आता है। तो जो दीवारें होती है उसके समानांतर जो भी हमें हिमोड देखने को मिलते हैं। हिमोड बेसिकली होता है क्या है कि जो भी हिमनद अपने साथ में अपरदन के स्वरूप जो भी मटेरियल लेकर आता है वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, तो उसी को हिमोड कहा जाता है। ठीक है, तो जो हिमनद की घाटी होती है उसकी दीवारों पर जो भी मटेरियल पाया जाता है वो पार्श्विक हिमोड में कहलाता है। फिर मध्यस्थ हिमोड आता है, घाटी के मध्य में ये देखने को मिलता है। तलस्थ हिमोड की अगर हम बात करते हैं तो घाटी के तल में ये अव्यवस्थित निक्षेप के रूप में पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है छत्रक निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। छत्रक क्या होता है कि जैसे मशरूम टाइप की एक जो शैल होती है वो रेगिस्तानों में देखने को मिलती है, वो छत्रक कहलाती है। तो यह एक प्रकार का चट्टानी अवशेष होता है जिसमें शिला का निचला जो हिस्सा पतला और ऊपरी जो हिस्सा होता है चौड़ा और गोल होता है, जिससे यह एक छत्रक या फिर मशरूम का आकार का दिखता है। ठीक, अगर इसकी फोटो नहीं लगाई तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो होता है स्थल रूप होता है। तो यहाँ पर इसका जो ऊपरी भाग होता है काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं गोल होता है, चौड़ा होता है, और नीचे वाला जो हिस्सा होता है काफ़ी ज़्यादा पतला होता है। तो इस तरीके से इनका निर्माण होता है। जो पवनें होती हैं वो इसके निचले वाले हिस्से को प्रभावित करती हैं, यहाँ पर घर्षण करते हैं, जिसकी वजह से ये अपक्षयित हो जाता है, लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो बच जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो मशरूम का आकार होता है वो ले लेता है। मरुस्थलों में अधिकतर जो चट्टानें पवन से कट जाती हैं और प्रतिरोधी चट्टानों के घिसे हुए अवशेष जिनके आधार पर पतले व ऊपरी भाग विस्तृत होते हैं गोल टोपी के आकार के होते हैं, छत्रक के आकार में पाए जाते हैं। यानी कि इनका जो आकार होता है गोल टोपीदार होता है, इन्हीं को छत्रक शैल कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, प्लाया झीलों से संबंधित मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। तो जो प्लाया झीलें होती हैं वो बेसिकली कैसी झीलें होती हैं, जो रेगिस्तान वाला जो एरिया होता है चारों तरफ पहाड़ होते हैं और बीच वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पर नदियाँ वगैरह अपरदन के द्वारा निक्षेपण करती हैं वहाँ पर, और जो एक समतल मैदान होता है उसका निर्माण कर देती हैं। जब बारिश होती है तो वहाँ पर पानी जमा हो जाता है और प्लाया झीलों का निर्माण होता है। तो मरुभूमियों में मैदान में पहाड़ियों से घिरे हुए बेसिन ये कहलाते हैं। जल उपलब्ध पर यह क्षेत्र उथली झीलों में परिवर्तित हो जाते हैं जिन्हें प्लाया कहा जाता है। प्लाया झीलों में लवणों के समृद्ध निक्षेप मिलते हैं तथा ऐसे मैदान कल्लर भूमि या फिर क्षारीय क्षेत्र कहलाते हैं, और जो सबसे ज़्यादा नमक निर्माण का जो काम होता है वो भी प्लाया झीलों में किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है मरुस्थल के निक्षेपण से बनने वाली विभिन्न प्रकार के जो बालू टिब्बे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इसमें बरखान आते हैं, फिर शीफ, पर्वलयिक टिब्बे, अनुदैर्घ्य टिब्बे और अनुप्रस्थ टिब्बे। ठीक है, तो ये जो मरुस्थल में निक्षेपण होता है उसके माध्यम से ये बनते हैं। यानी कि जब पवनें होती हैं वो
हम कह सकते हैं धूल मिट्टी होती है उसको अपने साथ लेकर जाती हैं और एक जगह पर छोड़ देती हैं, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर बनती हैं। अगला जो चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर नंबर 7, वायुमंडल का संगठन एवं उसकी संरचना, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसको वो किस तरीके से बन रखा होता है, उसका कंपोजिशन किस तरीके से है और उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है, तो उन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ओवरव्यू की बात करते हैं तो वायुमंडल के संरचना और संगठन की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें संगठन को पढ़ना है जिसमें अलग अलग जो तत्व होते हैं वो मिलकर हमारे वायुमंडल का निर्माण करते हैं, जिसमें सबसे पहले गैस, जलवाष्प और धूलकण शामिल होते हैं। इसी के साथ में अगर इसकी संरचना की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 5 जो परतें होती हैं वो देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे पहले क्षोभमंडल आता है, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल इसमें शामिल होते हैं। अब यहाँ पर हमें इसी को हम आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये देखने को मिलते हैं। और फिर अगर हम बात करते हैं मौसम और जलवायु के तत्व भी इसमें शामिल होते हैं, जो हमारी मौसम, किसी क्षेत्र का मौसम होता है, जलवायु होती है, उसको प्रभावित करते हैं। तो वायुमंडल अनेक गैसों से मिलकर बना है, कथन की पुष्टि कीजिए। तो वायुमंडल की अगर हम बात करते हैं तो वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात बदलता है। वायुमंडल में मनुष्य तथा जीव जंतु होते हैं, उनके जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब शामिल होती हैं। तो हम कह सकते हैं वायुमंडल जो है अनेक गैसों का एक मिश्रण होता है, अनेक गैसों से मिलकर वो बना होता है। फिर अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पार्थिव विकिरण के कुछ भाग को सोख लेती है, ग्रीन हाउस गैस पर जो प्रभाव होता है उसके लिए उत्तरदायी होती है। ओजोन जो परत होती है वो पृथ्वी की सतह की रक्षा करता है, ठीक है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों को, तो इनको अवशोषित करके पृथ्वी की रक्षा करता है। अगला जो क्वेश्चन है, वायुमंडल के संगठन की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो वायुमंडल के अगर संगठन की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं, गैस, जलवाष्प और धूलकण। गैसों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें ऑक्सीजन देखने को मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ओजोन। अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं, मनुष्य, जानवर और जितने भी जीव जंतु होते हैं उनके लिए आवश्यक होती है। नाइट्रोजन जो होती है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, और अन्य प्रकार के जो दलहनी पौधे होते हैं उनके लिए आवश्यक पोषक तत्व ये जो गैस होती है वो प्रदान करती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो पृथ्वी में जो ताप संतुलन का जो काम होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से किया जाता है, और जो पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए आवश्यक हो जाती है। अगर ओजोन की बात करते हैं तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे पृथ्वी की रक्षा करती है पराबैंगनी किरणें। अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये 21% हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04, और जो अदर गैसेज होती हैं, ठीक है, जिसमें मुख्यतः ऑर्गन शामिल होती है, 0.96% पाई जाती है, ठीक है। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। फिर अगर हम जलवाष्प की बात करते हैं तो जो जलवाष्प होता है, वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की मात्रा समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती है। अगर हम आर्द्र क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहाँ पर जलवाष्प ज़्यादा पाया जाएगा, लेकिन अगर हम गर्म क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर जलवाष्प की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी। यह ऊंचाई के साथ जो है कम होती जाती है। जलवाष्प पृथ्वी के तापमान को संतुलित करती है। जलवाष्प बादल, कोहरा, ओस और वर्षा इन सब का कारण बनता है, ठीक है। तो ये जलवाष्पों का काम होता है। बेसिकली काम क्या होता है कि बारिश करवाना, जो बादल होते हैं उनका निर्माण करना, और जो पृथ्वी का ताप होता है, तापमान होता है, उसको संतुलित करना। तो ये इनका मुख्य काम होता है। फिर अगर हम धूलकण की बात करते हैं, धूलकण वायुमंडल में विभिन्न स्रोतों से आते हैं, जैसे मिट्टी, पराग, धुआं, राख और उल्काओं के टूटे हुए कण, ये मिलकर जो वायुमंडल होता है उसमें धूलकण का निर्माण करते हैं। धूलकण वायुमंडल के निचले भाग में अधिक होते हैं, लेकिन वे ऊंचाई पर भी पहुंच जाते हैं। इनकी जो संख्या होती है निचले भाग में ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन ये क्या करते हैं, ऊपर भी पहुंच सकते हैं। धूलकण जलवाष्प को संघनित करने में मदद करते हैं, जो बादलों के निर्माण में सहायक होते हैं, और ये क्या करते हैं, जो प्रकाश होता है उसको बिखेर देते हैं, उसको प्रतिबिंबित करते हैं, जिसकी वजह से आसमान का जो रंग है वो हमें नीला दिखता है। अगला जो क्वेश्चन है, वायुमंडल की संरचना का वर्णन कीजिए चित्र सहित। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं अपने एटमॉस्फेयर की, तो यहाँ पर हमें 5 प्रकार की जो परतें होती हैं वो देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आती है क्षोभमंडल। तो जो क्षोभमंडल है वो पृथ्वी की सबसे निचली परत है वायुमंडल की, जिस पर जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जिस पर मनुष्य रहते हैं, तो ये वाली परत होती है, ठीक है। इसके बाद में आता है समताप मंडल। तो ये जो परत होती है काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट होती है, और इसी में ओजोन परत पाई जाती है, इसीलिए इसको ओजोन परत के नाम से, ओजोन मंडल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में इसमें मध्य मंडल आता है, ये वाला जो हिस्सा होता है ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। इसके बाद में आयन मंडल आता है, इसमें क्या होता है, जो भी रेडियो की रेडिएशन होती हैं वो प्रतिबिंबित होकर पृथ्वी पर वापस जाती हैं। इसके बाद में बहिर्मंडल आता है, जो वायुमंडल का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, सबसे अंतिम भाग होता है, और ये धीरे धीरे अंतरिक्ष में समा जाता है। अब हम एक एक करके बात करते हैं इनका क्या
ठीक है, तो ये इसकी संरचना होती है। अगर हम क्षोभमंडल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी गतिविधियाँ होती हैं वो आती हैं इसमें, जैसे मौसम संबंधी घटनाएं, बारिशों का निर्माण, जो बादल होते हैं उनका निर्माण होता है, बारिश यहाँ पर होती है। ठीक है, तूफान वगैरह सब क्षोभमंडल पर ही आता है। समताप मंडल की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो एरोप्लेन्स होते हैं, वायु जेट जो प्रभाव होता है वो यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है। अगर मध्यमंडल की बात करते हैं, यहाँ पर जितने भी उल्का वगैरह आते हैं वो यहाँ पर आकर नष्ट हो जाते हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान पाया जाता है। इसके बाद में आयन मंडल की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ आयन के जो कण होते हैं वो पाए जाते हैं, और पृथ्वी से जो भी तरंगें जाती हैं, रेडियो एक्टिव जो विकिरण जाता है उसको पृथ्वी पर वापस भेजने का काम करते हैं, जिसकी वजह से रेडियो का जो संचार होता है वो पॉसिबल हो पाता है हमारे अर्थ पर। बहिर्मंडल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी अंतरिक्ष में सैटेलाइट वगैरह होती हैं वो पृथ्वी का चक्कर लगाती हैं, तो वो सभी यहाँ पर पाई जाती हैं, और ये धीरे धीरे जो हिस्सा है वो अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। तो ये जो थे हमारी बुक 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको हमने कवर किया है। जल्दी हम इसके जो एमसीक्यूज होंगे उनको भी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।